ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम, अध्याय 1201 साधना क्षेत्र की व्याख्या। माइकल बॉने के शरीर के पास बैठ गया, ध्यान से किसी भी सुराग या संकेत के लिए उसका अध्ययन कर रहा था कि क्या हुआ होगा। बॉने के गले पर कट साफ और सटीक था, जो एक कुशल हमलावर के काम का सुझाव देता है। इस बीच अपने चारों ओर कमजोरी की भावना महसूस करते हुए गया ने अपने आसपास की दिव्य ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस क्षेत्र की साधना के लिए पूरी तरह से अनुकूल न होने या देवत्व तक चढ़ने के बावजूद वह अभी भी दिव्य ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता रखती थी, जो कि चढ़ने से पहले नश्वर क्षेत्र में उसकी दिव्य अवस्था की स्थिति के कारण था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि वह अब अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकती थी। मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकती, उसने कहा। उसकी आवाज़ में चिंता का एक संकेत था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यह उन स्थानों में से एक है जिसका उल्लेख सिल्वेरिस ने किया था, जहां हम ऊर्जा तक नहीं पहुंच सकते या मंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते। माइकल ने शरीर की जांच करते हुए गया की चिंता का जवाब दिया। इस विवश वातावरण में माइकल की क्षमताओं के बारे में उत्सुक होकर गया ने पूछा, क्या तुम यहाँ मंत्रों का उपयोग कर सकते हो? माइकल ने उसे उत्तर देने से पहले एक क्षण के लिए शरीर से ऊपर देखा। ऐसा लगता है कि इसने मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाला है, उसने कहा। उसके ईश्वरत्व ने सरणियों को उस पर प्रभाव डालने से रोका, लेकिन दुर्भाग्य से पॉकेट आयाम में अन्य लोगों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। भगवान होने के अपने फायदे हैं, मुझे लगता है। गया ने उसकी प्रतिक्रिया पर अपनी आंखें थोड़ी घुमाई, आधा मजाक में आधा वास्तविक निराशा में। बॉने के गले पर साफ कट की जांच करते हुए माइकल ने सोच में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जिसने भी ऐसा किया है उसने पहले भी ऐसा किया है कई बार, उसने धीमी और गंभीर आवाज में कहा। घाव की सटीकता एक कुशल, अनुभवी हत्यारे का संकेत दे रही थी। माइकल की बात सुनने के बाद गया उसके बगल में बैठ गई। उसकी उंगलियां जमीन पर जमा खून को हल्के से छू गईं। खून अभी भी गर्म है, उसने कहा और एक क्षण के लिए रुक गई। वह कुछ ही क्षण पहले मारा गया था। उसने माइकल की ओर देखा, उसकी भौहें गहरी होती जा रही थीं। हम इस पॉकेट आयाम में लगभग 1 घंटे से ही हैं, है न? तो उसे उसी समय के भीतर मार दिया गया होगा। जब उसने शव से ऊपर देखा तो उसने क्षेत्र के चारों ओर नजर घुमाई। लेकिन चारों ओर देखो, उसने गया से आग्रह किया। कोई पदचिह्न नहीं, कोई टूटी हुई टहनियां नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है कि हत्यारा बस गायब हो गया। वह खड़ा हो गया, उसकी नज़र जंगल पर घूम रही थी। लगता है कि हम किसी पेशेवर व्यक्ति से निपट रहे हैं, उसने कहा। गया माइकल के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए खड़ा हुआ और आसपास के वातावरण को देखने लगा। जंगल की खामोशी अब और भी भयावह लग रही थी, क्योंकि उसे पता था कि जंगल में एक अनुभवी हत्यारा शिकार कर रहा है। हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, गया ने कहा। उसकी आवाज में सावधानी थी। लेकिन इससे पहले कि वे एक कदम आगे बढ़ पाते, गया ने बॉने के गले पर साफ घाव की जांच करने के लिए नीचे देखा। फिर उसने अपने हाथों को मोड़ लिया और उसके चेहरे पर एहसास की एक झलक दिखाई दी। क्या ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है? यह उस धूर्त कमीने जिनका काम होना चाहिए, उसने घोषित किया। उसके स्वर में निश्चितता और तिरस्कार का भाव था। माइकल ने फिर से घाव को देखा, गया के आरोप पर विचार करते हुए। एक हत्यारे के रूप में उसने हत्यारे के काम के स्पष्ट संकेत पहचान लिए। सटीकता, दक्षता, ये सब घातक कला में कुशल किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता है। तुम सही हो सकती हो, उसने स्वीकार किया, उसके तर्क के खिलाफ बहस करने में असमर्थ। चलो बस मेरे करीब रहो, माइकल ने शांति से कहा। माइकल के शब्दों के जवाब में गया एक छोटे शैतान की तरह मुस्कुराए। तो अगर मैं यहाँ ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है कि जिसने भी बॉने को मारा है वह भी नहीं कर सकता, है न? उसने सोचा। और अगर यह जिन है तो ठीक है, अगर वह हमारे साथ कुछ भी अजीब करने की कोशिश करता है तो मुझे उसे पीटने का मौका मिल सकता है। माइकल ने उसकी उग्र भावना पर हंसी। याद रखना, हम यहाँ जिन से लड़ने नहीं आए हैं। मुझे हत्यारों के संग में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, और मृत्यु के देवता के उपासक को मारना कोई समझदारी भरा कदम नहीं लगता, उसने उसे याद दिलाया, उनका ध्यान बड़ी तस्वीर पर केंद्रित रखने की कोशिश करते हुए। पूरी तरह से आश्वस्त न होते हुए गया ने जवाब दिया, क्या होगा अगर वह कालकोठरी के खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए हमें मारने की कोशिश कर रहा है? ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल यही कर रहा है। संभावना को स्वीकार करते हुए माइकल ने अपनी गर्दन हिलाई और जवाब दिया, अगर जरूरत पड़ी तो हम उससे निपट लेंगे, लेकिन आइए अनावश्यक संघर्ष से बचने की कोशिश करें। हमें इस जगह को समझने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जब वे घने जंगल में अपनी यात्रा जारी रखते थे तो गया अपनी निराशा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाती थी। इस जगह का क्या मतलब है? उसने पूछा। उसकी नज़र आसपास के पेड़ों पर घूम रही थी। हम पूरे दिन बिना सिर वाले मुर्गियों की तरह नहीं घूम सकते।
कुछ तो करना होगा या कोई रास्ता निकालना होगा। माइकल, जो जानता था कि इस तरह की कालकोठरी सीधी सादी नहीं होती, उसने धैर्य रखने का आग्रह किया। चलो बस अपनी आंखें खुली रखें और सतर्क रहें, उसने सुझाव दिया, यह मानते हुए कि अपने आसपास के माहौल को समझे बिना कार्रवाई करने से परेशानी हो सकती है। उनकी यात्रा तब बाधित हुई जब वे एक और शव पर ठोकर खा गए। इस बार ये सुनहरे कवच में लिपटा एक योगिनी थी। बौने के विपरीत योगिनी के सीने और गले पर कई घाव थे, जो ये संकेत देते थे कि संघर्ष हुआ था। गया शव के पास बैठ गई और उस क्षेत्र का निरीक्षण करने लगी। इसे देखो, उसने उनके चारों ओर टूटी हुई टहनियों और पैरों के निशानों की ओर इशारा करते हुए कहा। और उस पेड़ पर खून बिखरा हुआ है। उसके अवलोकन ने एक हिंसक टकराव की तस्वीर पेश की, जो पहले देखी गई साफ सुथरी, सटीक हत्या से बहुत अलग थी। ये पहली हत्या के पैटर्न में फिट नहीं बैठता है, माइकल ने अपनी आवाज में विचार किया। पहली हत्या जल्दी और साफ सुथरी थी, लेकिन यह एक लड़ाई की तरह लग रही है। गया, जिसे शुरू में जिन पर हत्यारा होने का संदेह था, शव और आसपास के दृश्य का अध्ययन करने के लिए करीब झुकी। उसने संघर्ष के और सबूत देखे। शव के चारों ओर की धरती हिली हुई थी, शाखाएं टूटी हुई थीं और पत्तियां एक पैटर्न में बिखरी हुई थीं, जो एक हिंसक झगड़े का संकेत देती थीं। उसने आसपास के पेड़ों और झाड़ियों पर असमान खून के छींटे भी देखे। ये किसी हत्यारे का काम नहीं लगता, गया ने टिप्पणी की, उसकी आवाज उसके विश्लेषण को दर्शाती थी। हत्यारे जल्दी और सफाई से हत्या करते हैं। ये गड़बड़ है, क्रोध या भय से भरा हुआ है। वह खड़ी हुई, अपने हाथों से मिट्टी झाड़ते हुए, और आगे बोली, जिसने भी ये किया, वे छिपने की कोशिश नहीं कर रहे थे। यह एक गड़बड़ हत्या है। माइकल ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि उसकी आंखें शव से दूर जाने वाले खूनी पैरों के निशानों का अनुसरण कर रही थीं। चलो इन पदचिह्नों का अनुसरण करते हैं, उसने जमीन पर लाल रंग के निशान की ओर इशारा करते हुए सुझाव दिया। वे हमें कुछ उत्तरों तक ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये जंगल मौत का जाल बनता जा रहा है, गया ने हत्यारे को खोजने के दृढ़ संकल्प के साथ कहा। जब वे जंगल में सावधानी से टहल रहे थे, गया ने उस विषय पर गहराई से विचार करने का अवसर लिया जो उसके दिमाग में था। मैं पूछना भूल गया, लेकिन क्या नश्वर क्षेत्र से देवताओं के क्षेत्र में चढ़ने वाले सभी लोग अपनी साधना को बनाए रखते हैं, या ये कैसे काम करता है? उसने पूछा, उसकी जिज्ञासा उसके स्वर में स्पष्ट थी। 5000 साल पहले, जब बाधा नहीं थी, जो लोग चढ़ गए थे, वे नश्वर क्षेत्र की यादों और शक्तियों के बिना पुनर्जन्म लेते थे। इस क्षेत्र में नश्वर के रूप में शुरू होते थे। कुछ चुने हुए लोगों ने अपनी यादें और शरीर वापस पा लिए, लेकिन नश्वर क्षेत्र से अपनी साधना खो दी। गया ने इस विचार पर ठहाका लगाया। अगर नश्वर क्षेत्र के बड़े लोगों को ये पता चल जाता, तो वे बहुत नाराज होते। शायद अर्ध दिव्य क्षेत्र से ऊपर की साधना न करने का चुनाव करें, उसने सोचा, इस रहस्योद्घाटन के लिए शक्तिशाली साधकों की प्रतिक्रियाओं की कल्पना करते हुए। फिर उसने थोड़े व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चुने हुए कुछ भगवान के गोद में रहने वाले कुत्ते होने का एक फैंसी तरीका लगता है। माइकल ने एक छोटी सी मुस्कान दी, उसके शब्दों में सच्चाई को स्वीकार करते हुए। ऐसा लगता है, चुने जाने के अपने नियम और शर्तें होती हैं। ये सुनने में जितना सुंदर लगता है, उतना है नहीं। जब वे जंगल में चल रहे थे, गया अपने आसपास छिपे संभावित खतरों के बावजूद शांति का अनुभव करने से खुद को रोक नहीं पाया। आप जानते हैं, इस जंगल में हत्यारे या हत्यारों के बावजूद मैं आपके साथ टहलते हुए काफी शांत महसूस कर रही हूँ, उसने माइकल से कहा, उसके लहजे में संतोष और विडंबना का मिश्रण झलक रहा था। जल्द ही बातचीत इस दुनिया में साधना की जटिलताओं पर आ गई। आप जानते हैं, मुझे यहाँ साधना बहुत भ्रामक लगती है, खासकर यह सुनने के बाद कि राफेल ने आपको कैसे हराया, जबकि वह सिर्फ एक देवदूत है, गया ने कहा, उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह वास्तव में सरल है, उसने समझाना शुरू किया। देवताओं के क्षेत्र में साधना के 9 चरण हैं। उसने उन्हें सहजता से सूचीबद्ध किया। आरंभिक क्षेत्र, क्यूई जागृति क्षेत्र, और इसी तरह दिव्य आरोही क्षेत्र तक। वह कुछ देर के लिए रुका, आगे बढ़ने से पहले एक क्षण। जितना अधिक व्यक्ति साधना करता है, जैसे कि यदि कोई 5वें चरण पर है, तो वह स्तर 5 के देवता की कृपा को अवशोषित कर सकता है और अस्थायी रूप से उस स्तर के देवता की शक्ति तक पहुंच सकता है। इसी तरह राफेल ने मुझे हराया। कृपा का उपयोग किए बिना उच्चतम साधना चरण पर भी उसके पास कोई मौका नहीं होता। गया ने ध्यान से सुना, जानकारी को संसाधित किया। तो एक स्तर 1 का नवोदित देवता भी दिव्य आरोही क्षेत्र के साधक को मार सकता है? उसने स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा। हाँ, माइकल ने पुष्टि की। एक स्तर 1 नवोदित देवता के पास भी ऐसी शक्ति होती है जो उच्चतम नश्वर साधना चरण से परे होती है। गया, साधना और देवताओं की शक्ति के बारे में बातचीत से रोमांचित होकर, माइकल की अपनी क्षमताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। आप अपनी उन डार्क फ्लेम को अपग्रेड करने और देवत्व स्तर 3 ग्रेटर गॉड स्तर तक पहुंचने की योजना कब बना रहे हैं? उसने पूछा, उसकी आवाज में एक जिज्ञासा भरी धार थी।
माइकल ने उसे देखा, अपने अगले कदमों पर विचार करते हुए। मुझे लेवल 3 देवत्व तक पहुंचने के लिए 3 और डार्कनेस के बीजों की आवश्यकता है, उसने समझाया। मैं हत्यारे के गिल्ड में जाने से पहले फ्लेम को अपग्रेड करने की योजना बना रहा हूं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्थिति इसकी अनुमति देती है या नहीं। सीड्स ऑफ डार्कनेस की खोज केवल उसकी शक्ति बढ़ाने का मामला नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक कदम भी था। ग्रेटर गॉड स्तर तक पहुंचने से उसकी क्षमताएं और शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, संभावित रूप से उसे पैंथियन से निपटने के लिए अधिक सांस लेने की जगह मिलेगी। ठीक है, चलो आशा करते हैं कि हम उन बीजों को पालें, जल्द ही, उसने उसके साथ चलते हुए कहा। अध्याय 1202 सच्चा हत्यारा भाग 1। प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे ही जंगल में रात हुई, गया की हताशा चरम पर पहुंच गई। उसने झुंझलाहट में पास के एक पेड़ को लात मारी। हमें इस लानत भरे जंगल में क्या करना चाहिए? उसने कहा, उसकी आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही थी। माइकल चुपचाप देख रहा था, कालकोठरी के इस हिस्से के लिए सिल्वेरिस की संभावित योजनाओं पर विचार कर रहा था। वह जवाब देने ही वाला था कि उसने सुना कि गया ने जोर से गाली दी। उसका पैर पकड़कर वह दर्द से कराह उठी। ये पेड़ इतने मजबूत क्यों हैं? उसने कराहते हुए एक पैर पर कूदते हुए कहा। माइकल जानता था कि अपनी पूरी साधना के बिना भी गया अपने गहन प्रशिक्षण व्यवस्था और अपनी जन्मजात नागा शक्ति के कारण उल्लेखनीय रूप से मजबूत थी। उत्सुकतावश वह उस पेड़ के पास गया जिसे उसने लात मारी थी और खुद उस पर मुक्का मारा। पेड़ की मजबूती ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, ऐसा लगा जैसे कंक्रीट की दीवार पर मुक्का मार रहा हो। ये पेड़ दिन में इतने मजबूत नहीं थे, उसने अपने अवलोकनों को जोड़ते हुए खुद से कहा। फिर उसने छलांग लगाई और एक शाखा पकड़ी, उसे तोड़ने की कोशिश की। काफी प्रयास के बाद वह शाखा को तोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन यह आसान नहीं था। अपने दुखते पैर को सहलाते हुए गया ने एक और शाखा तोड़ने की कोशिश की और असफल रही, जिसके कारण उसे फिर से कोसना पड़ा। अरे, इन पेड़ों को क्या हो गया है? रात में ये लोहे की तरह हो जाते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में जलन और घबराहट थी। ऐसा लगता है कि रात इन पेड़ों को प्रभावित करती है, जिससे ये और भी मजबूत हो जाते हैं, उसने निष्कर्ष निकाला। सिल्वारिस ने इस जगह को दिन के समय के साथ बदलने के लिए डिजाइन किया होगा। लेकिन क्यों? गया ने पूछा, रात में पेड़ों की ताकत में अचानक बदलाव से हैरान होकर। माइकल ने एक पल के लिए सोचा, उसकी नज़र ऊपर की ओर चली गई। तुरंत जवाब दिए बिना उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, शाखाओं की मजबूती का फायदा उठाते हुए, जो अब दिन के दौरान उनकी अधिक नाजुक स्थिति के विपरीत मजबूत और कठोर लग रही थीं। माइकल को पेड़ पर चढ़ते देख गया के होठों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। देखो, तुम बंदर की तरह चढ़ रहे हो, उसने मजाक में कहा। उसकी हंसी जंगल की शांति में गूंज रही थी। शाखाओं के बीच अपने ऊंचे स्थान से माइकल ने एक चंचल प्रत्युत्तर दिया। एक बंदर बेहतर है एक पैर में घाव वाले सांप से जो खुद को चोट पहुंचाए बिना पेड़ पर लात नहीं मार सकता, उसने नीचे से कहा। उसका स्वर हल्का और चिढ़ाने वाला था। अपने शब्दों की चुभन के बावजूद गया खुद को हंसने से नहीं रोक सका। उसने मनोरंजन में अपना सिर हिलाया। माइकल की हंसी उसके साथ मिल गई क्योंकि वह अपनी चढ़ाई जारी रखता था। हल्केपन का क्षण उनकी स्थिति के तनाव और अनिश्चितता से थोड़ी राहत लेकर आया। पेड़ के ऊपर से माइकल को उनके चारों ओर फैले विशाल जंगल का एक निर्बाध दृश्य दिखाई दे रहा था। तारों से भरे आसमान के नीचे जंगल में अंधेरे का सागर था, जिसमें अनगिनत पेड़ों की छायाएं बिखरी हुई थीं। लेकिन जैसे ही उसने परिदृश्य को देखा, एक खास पेड़ ने उसका ध्यान खींचा। उसमें एक हल्की चमक थी जो मुश्किल से दिखाई देती थी, लेकिन चांदनी रात में काफी अलग थी। तुम वहां ऊपर क्या देख रहे हो? गया ने नीचे से आवाज लगाए। लगता है कि हमारे चोर ने जंगल में एक पेड़ छिपा दिया है। सचमुच? माइकल ने चिल्लाकर जवाब दिया। फिर उसने अपने पर्यावरण मानचित्र में पेड़ की दिशा को चिन्हित किया। एक बार वापस जमीन पर आकर गया ने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखा। तुम्हारा क्या मतलब था? वहां ऊपर एक पेड़ है जो बाकी से अलग है। ये रात के आसमान के नीचे थोड़ा चमक रहा है। माइकल ने समझाया कि उसने अपने सुविधाजनक स्थान से क्या देखा था। उसकी व्याख्या सुनकर गया की आंखें एहसास में चौड़ी हो गईं और उसने एक शाप दिया। वह धूर्त कमीना, उसने बुदबुदाया। हालांकि ये समझ में आता है। सिल्वारिस एक चोर है और उसने कहा कि हमें एक चोर की तरह सोचना चाहिए। एक अच्छा चोर अपनी संपत्ति को खुलेआम छिपाता है। बिल्कुल, वह पेड़ कालकोठरी के इस हिस्से से बाहर निकलने का रास्ता खोजने या सिल्वारिस ने यहाँ क्या छिपाया है, ये पता लगाने की हमारी कुंजी हो सकता है। चलो समय बर्बाद न करें, और चमकते हुए पेड़ की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। गया ने पीछे से टिप्पणी की, आमतौर पर जंगल में इस तरह की रात मुसीबत का संकेत देती है। कभी कभी चीजें जितनी दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा सरल होती हैं, और जवाब हर समय हमारी ओर ही रहता है, माइकल ने जवाब दिया। उसकी आवाज में आशावाद की झलक थी, जो ये सुझाव दे रही थी कि वे रहस्य को सुझाने के करीब हो सकते हैं। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक और शव मिला।
ये भयावह खोज अब तक मिली 15वीं लाश थी, जिसने माहौल को और भी गमगीन बना दिया। इस बार यह एक पेड़ से लटका हुआ मानव शरीर था। गया ने गर्दन से लटके हुए शरीर को देखा और सुनहरे बालों वाले इंसान पर दया की। आत्महत्या, उसने पूछा, हालांकि उसे पता था कि इसकी संभावना बहुत कम है। माइकल ने दृश्य को जल्दी से देखा। उसने इस पर विचार करने में ज्यादा समय नहीं लगाया। ऐसा लगता है। फिर वह चमकते हुए पेड़ की ओर अपना रास्ता बनाए रखते हुए शरीर के पास से चलता रहा। शांत भाव से आगे बढ़ते हुए माइकल ने जल्द ही खुद को दलदल के किनारे पाया। दलदल से दुर्गंध आ रही थी, सड़ती हुई वनस्पति और स्थिर पानी का मिश्रण। गंदे पानी में मगरमच्छ झुंड में दिखाई दे रहे थे, उनकी आंखें मंद रोशनी में खतरनाक तरीके से चमक रही थीं। मगरमच्छों को देखकर गया अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने आसमान की ओर देखा, सिल्वेरिस को मजाक के लहजे में संबोधित किया। मगरमच्छ, सच में, सिल्वेरिस, ये कमजोर है, उसने व्यंग्य से भरी आवाज में कहा। जैसे ही माइकल ने दलदल को स्कैन किया, उसने देखा कि किनारों पर कई मानव अंग और खून के छींटे बिखरे हुए थे, जो एक हिंसक मुठभेड़ का स्पष्ट संकेत था। उसने महसूस किया कि कुछ साहसी लोग या तो गलती से दलदल में आ गए होंगे या फिर उनकी तरह वे भी चमकते हुए पेड़ की ओर आकर्षित हुए होंगे और मगरमच्छों के जबड़े में एक भयानक अंत का सामना करना पड़ा होगा। मंत्र और दिव्य ऊर्जा के बिना इन मगरमच्छों से निपटना कोई मजाक नहीं है, माइकल ने गंभीर स्वर में टिप्पणी की। हालांकि वे अन्य खतरों की तुलना में सांसारिक प्रतीत होते हैं, लेकिन मगरमच्छ अपनी वर्तमान स्थिति में एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। दलदल में प्रत्येक मगरमच्छ विशाल था, उनके शल्क गहरे, मैले हरे रंग के थे जो उन्हें दलदल के पानी के साथ सहज रूप से घुलने मिलने की अनुमति देते थे। उनकी आंखें, ठंडी और बिना पलक झपकाए, माइकल और गया को ध्यान से देख रही थीं, जो थोड़ी सी भी उत्तेजना पर उनके शक्तिशाली जबड़े को तोड़ने के लिए तैयार थीं। उनमें से सबसे बड़ा, आसानी से 12 फीट से अधिक लंबा, उसके शरीर पर कई निशान थे, जो ये सुझाव देते थे कि यह इस दलदली क्षेत्र में प्रमुख प्राणी था। स्थिति का आकलन करते हुए गया ने सावधानी से पीछे हटकर सुझाव दिया। बस अपनी काली लपटों से उन्हें भून दो और इस काम को खत्म कर दो। माइकल ने हंसते हुए जवाब दिया, उसे उसके सीधे साधे दृष्टिकोण में मजा आया। फिर उसने अपना हाथ उठाया, अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और लपटों की अंगूठी फेंकी। उसके हाथों से काली, खतरनाक लपटों की एक लहर निकली। काली लपटों ने दलदल को घेर लिया, मगरमच्छों को तुरंत वाष्पीकृत कर दिया और दलदली जमीन को झुलसा दिया। जैसे ही लपटें कम हुई, माइकल के सिर पर उसकी उपलब्धि की जानी पहचानी सूचना गूंज उठी। डिंग, सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 5000 बदमाश अंक हैं। सिस्टम की स्वीकृति ने उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट ला दी। शक्ति के प्रदर्शन को देखने के बाद गया अपनी ईर्ष्या व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। काश मेरे पास अपनी आदिम लपटें होती, उसने टिप्पणी की। उसका स्वर आधा मजाकिया, आधा उदास था। जवाब में माइकल ने मजाकिया अंदाज में उसके सिर पर मुक्का मारा। ज्यादा लालची मत बनो, सांप, उसने मजाक में अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। रहस्यमय जंगल में अपना अभियान जारी रखते हुए माइकल और गया आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। चमकता हुआ पेड़ उनके सामने खड़ा था, एक अजीब सुनहरी चमक के साथ धड़क रहा था जो इसे अपने आसपास के वातावरण से अलग कर रहा था। यह एक अलौकिक दृश्य था। पेड़ की चमक रात की अंधेरी पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अलग ही विपरीतता प्रदान कर रही थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उसके चारों ओर कई साहसी लोग इकट्ठे हुए थे। ये स्पष्ट था कि उनकी तरह ये साहसी लोग या तो गलती से पेड़ पर ठोकर खा गए थे या मंत्र और कलाकृतियों जैसे विभिन्न तरीकों से इसे खोजने में कामयाब रहे थे। कुछ लोग पेड़ की बारीकी से जांच कर रहे थे, जबकि अन्य धीमी आवाज में अपनी खोजों पर चर्चा कर रहे थे। जब माइकल और गया चमकते हुए पेड़ के करीब पहुंचे, तो उन्होंने साहसी लोगों के विभिन्न समूहों के बीच बातचीत सुनी। चर्चाएं सावधानी, जिज्ञासा और अटकलों का मिश्रण थीं। एक समूह इस बात पर बहस कर रहा था कि क्या पेड़ को छूना सुरक्षित है। यह एक जाल हो सकता है, एक साहसी व्यक्ति ने तर्क दिया। उसकी आंखें पेड़ की सुनहरी चमक को सावधानी से देख रही थीं। जब भी हमने इस लानत जंगल में कुछ छुआ है, तो यह मुसीबत का कारण बना है, जिज्ञासा से भरे एक अन्य साहसी ने कहा। लेकिन क्या होगा अगर यह यहाँ से बाहर निकलने की कुंजी है? हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। पास में एक और समूह जंगल में मिले शवों पर चर्चा कर रहा था। कोई या कुछ एक एक करके साहसी लोगों को मार रहा है, एक गंभीर चेहरे वाली महिला ने कहा। हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि इन हत्याओं के पीछे कौन या क्या है, इससे पहले कि हम भी उसी तरह खत्म हो जाएं। उसके साथ ही एक लंबा आदमी जिसके गाल पर एक निशान था, ने सहमति में सिर हिलाया। और यह मत भूलिए कि इनमें से कुछ मौतें विचित्र हैं। ये सिर्फ मारे जाने के बारे में नहीं है, इन हत्याओं में एक पैटर्न या संदेश है। माइकल और गया ने चुपचाप सुना, जानकारी को आत्मसात किया और अपने विकल्पों पर विचार किया। पेड़ अपनी आकर्षक चमक के साथ जंगल में एक महत्वपूर्ण तत्व की तरह लग रहा था, लेकिन जाल या अज्ञात परिणामों के जोखिम ने उन्हें सतर्क कर दिया।
चिंतन के एक पल के बाद गया ने माइकल से फुसफुसाया, हमें इस बारे में होशियार होने की ज़रूरत है। चलो अभी देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम इन समूहों से कुछ सीख सकते हैं। इस बीच दूर से जंगल की छाया में छिपे हुए जिन ने चमकते हुए पेड़ के चारों ओर हो रहे दृश्य को देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि माइकल और गया अन्य साहसी लोगों के साथ शामिल हो गए जो वहां इकट्ठे हुए थे, सभी रहस्यमयी चमकते हुए पेड़ की ओर आकर्षित थे। चूहे अपनी जगह पर हैं। जाल को चालू करने का समय आ गया है। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें ठंडी प्रत्याशा का लहजा था। ये स्पष्ट था कि जिन कुछ योजना बना रहा था और पेड़ के चारों ओर साहसी लोगों का जमावड़ा उसे अपनी योजना को गति देने का सही अवसर प्रदान करता था। अध्याय 1203 सच्चा हत्यारा भाग 2। माइकल तनावपूर्ण माहौल के बीच शांत रहा। उसने देखा कि एक समूह से एक बौना आगे बढ़ा और साहपूर्वक चमकते हुए पेड़ को छू लिया। अन्य साहसी लोग आशंका भरी चुप्पी में देख रहे थे, हर कोई संभावित परिणाम पर अटकलें लगा रहा था। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? एक और जाल, साहसी लोगों में से एक ने घबराहट में फुसफुसाया। शायद यह एक पोर्टल या कुछ और है, एक अन्य साहसी ने सुझाव दिया। उसकी आंखें पेड़ के खिलाफ बौने के हाथ पर टिकी हुई थीं। उनके सामूहिक आश्चर्य के लिए कुछ भी नहीं हुआ। पेड़ स्थिर रहा, इसकी सुनहरी चमक अपरिवर्तित रही और बौने ने भ्रमित कंधे उचकाते हुए समूह की ओर देखा। ठीक है, यह थोड़ा एंटीक्लाइमेटिक है, गया ने शुष्क रूप से टिप्पणी की। उसकी आवाज़ राहत और निराशा दोनों से भरी हुई थी। माइकल, जो दृश्य को करीब से देख रहा था, धीरे धीरे पीछे हट गया और गया के पास खड़ा हो गया। हवा में तनाव साफ देखा जा सकता था क्योंकि साहसी लोग आराम करने लगे थे, कुछ तो अपने बेबुनियाद डर पर हंस भी रहे थे। अचानक राहत का क्षण टूट गया। एक काला शूरिकेन हवा में तेजी से उड़ता हुआ आया, जो माइकल और गया को बाल बाल बचाकर उनके सामने खड़े एक योगिनी पर जा लगा। धारदार हथियार ने योगिनी के गले को चीर दिया, जिससे खून की धार गया के चेहरे पर फैल गई। भाड़ में जाओ, गया ने घृणा से अपने चेहरे से खून पोंछते हुए शाप दिया। घबराहट फैल गई क्योंकि साहसी लोग तुरंत तनाव में आ गए। एक पल में हथियार निकाल लिए गए और हवा में चीख पुकार मच गई। हमला करो, हम पर हमला हो रहा है। किसने फेंका? खुद को दिखाओ। पेड़ की रक्षा करो, ये यहाँ से निकलने की चाबी हो सकती है। जंगल की हवा जल्द ही हर दिशा से फेंके जा रहे शूरिकेन की सीटी की आवाज़ से भर गई। घातक प्रक्षेप्य हवा में चीरते हुए निकल गए, जिससे साहसी लोगों में अराजकता और भय की भावना पैदा हो गई। निराश और सतर्क, गया ने जल्दी से अपना धनुष खींचा, अपने तीर तैयार किए। उसने आसपास के पेड़ों और झाड़ियों को स्कैन किया, शूरिकेन के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर छिपा हुआ था। उनके सटीक और घातक हमले कहीं से भी आ रहे थे। उथल पुथल के बीच अपना संयम बनाए रखते हुए माइकल ने गया के चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर हवा में एक शूरिकेन को पकड़ लिया। वह हंसा, उसकी कार्रवाई में आत्मविश्वास और चुनौती का मिश्रण था, जैसे कि वह अदृश्य हमलावर को और अधिक प्रयास करने की चुनौती दे रहा हो। इस बीच शेष साहसी लोग अथक हमले का शिकार हो रहे थे। हम यहाँ बैठे हुए बत्तख हैं, एक साहसी चिल्लाया। इससे कुछ क्षण पहले एक शूरिकेन ने अपना निशाना बनाया, जो उसकी गर्दन में घुस गया। फैल जाओ, एक और व्यक्ति घबराहट में चिल्लाया। घातक ब्लेड को चकमा देने की कोशिश कर रहा था, केवल पीछे से मारा गया। ये कौन कर रहा है? खुद को दिखाओ, काय। एक महिला चिल्लाई, उसकी आवाज़ में डर और गुस्सा था, क्योंकि वह अपनी तलवार से शूरिकेन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक और शूरिकेन ने सीधे उसके सीने पर वार किया, जिससे उसकी चीखें बंद हो गईं। दूसरी ओर गया, जिसका धनुष अभी भी हाथ में था, वह अराजकता का जायजा लेते हुए मुंह बना रही थी। यह उस कमीने जिनका काम होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें मायावी हमलावर के किसी भी संकेत के लिए अंधेरे जंगल को स्कैन कर रही थीं। मत सोचो, ये वही है, उसने शांति से उत्तर दिया। उसकी आंखें हमले के पैटर्न पर केंद्रित थीं। इस बीच जिन अमानवीय गति से पेड़ पर जा रहा था, शूरिकेन की बौछार के साथ अपना हमला जारी रखा। आश्चर्य के साथ उसने देखा कि कैसे काले कपड़े पहने नौजवान अंधेरे के बीच आसानी से उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। माइकल की पहचान के बारे में जिन की जिज्ञासा बढ़ गई, उसने सोचा कि यह कुशल लड़ाकू कौन हो सकता है। चलो झुंड को थोड़ा कम करते हैं, जिन ने अपने आप से कहा। उसकी आवाज़ में एक ठंडा दृढ़ संकल्प था। उसने लगातार शूरिकेन फेंकना जारी रखा, अपने घातक हमले से बचने के लिए संघर्ष कर रहे साहसी लोगों को विधिपूर्वक मार गिराया। जंगल, जो पहले से ही अराजकता और मौत का दृश्य था, ने एक भयावह मोड़ ले लिया क्योंकि शूरिकेन द्वारा मारे गए साहसी लोग फिर से जीवित होने लगे। उनकी आंखें एक भयानक हरे रंग की चमकती थीं और उनकी हरकतें झटकेदार और अप्राकृतिक थीं। गिरे हुए शरीर उठे, विचित्र ज़ोंबी जैसे जीवों में बदल गए। दृश्य को देखते हुए जिनने अपने शूरिकेन हमले को रोक दिया क्योंकि उसने भयानक परिवर्तन देखा। तो वह आखिरकार आगे बढ़ती है, उसने अपनी आवाज़ में झुंझलाहट और मान्यता का मिश्रण करते हुए कहा।
पुनर्जीवित लाशें अब किसी अपवित्र शक्ति द्वारा संचालित जीवित साहसी लोगों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। अमानवीय शक्ति और अथक भूख के साथ वे अपने पूर्व साथियों पर झपट पड़े, एक भयानक प्रदर्शन में मांस को काटते और फाड़ते हुए। जीवित लोगों की चीखें हवा में गूंजने लगीं जब मरे हुए लोगों की भीड़ उन पर टूट पड़ी। उन्हें मुझसे दूर करो, एक साहसी चिल्लाया जब एक पुनर्जीवित लाश ने अपने दांतों से उसकी बांह को जकड़ लिया, जिससे मांस हड्डी से अलग हो गया। पीछे हटो, एक और चिल्लाया, तलवार को घुमाते हुए लगातार हमलावरों से बचने की निरर्थक कोशिश में। खूनी अराजकता के बीच माइकल और गया दूसरों की तरह बिना घबराए खड़े थे। डार्क कैसल में मरे हुओं से लड़ने के उनके अनुभव ने उन्हें ऐसे मुठभेड़ों के लिए तैयार किया था। गया ने सटीक निशाना साधते हुए आगे बढ़ते मरे हुओं के सिर में विस्फोटक तीर चलाए। प्रत्येक शॉट के परिणामस्वरूप खून की बौछार में सिर फट गया। इस बीच माइकल ने अपनी काली तलवार को घातक दक्षता के साथ चलाया। वह भीड़ के बीच तेजी से आगे बढ़ा, उसका ब्लेड मरे हुओं की गर्दन को चीरता हुआ साफ निर्णायक वार से उनके सिर को अलग कर रहा था। अराजकता के बीच दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से समन्वित जोड़ी बनाकर लड़ाई लड़ी। उनका शांत और व्यवस्थित दृष्टिकोण उन्मादी लोगों के साथ बिल्कुल अलग था। शेष साहसी लोगों की घबराहट, जो तेजी से निर्दयी मरे हुओं से अभिभूत हो रहे थे। सामने आ रही भयावहता को देखते हुए जिनने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। मैं उस बूढ़ी चुड़ैल के लिए और शव नहीं बनाने जा रहा हूं, उसने अपने आप से कहा, अपने शूरिकेन हमले को रोकते हुए। वह छाया में और पीछे हट गया, दूर से एक बाज की तरह ध्यान से माइकल और गया को देख रहा था। अराजकता के बीच गया ने अपने धनुष को कुशलता से चलाते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मुझे नहीं लगता कि यह जिनका काम है। वह एक हत्यारा है, कोई कमबख्त नेक्रोमेंसर नहीं। मरे हुओं के साथ एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए माइकल ने बिना ध्यान खोए जवाब दिया। उसकी हरकतें चपलता और सटीकता का मिश्रण थीं। उसकी तलवार का हर वार एक कलाबाजी थी, जो घातक कृपा के साथ मरे हुओं के सिर को काट रहा था। हमें जो शव मिले थे उन्हें याद करो। 2 हत्यारे थे, उनमें से एक हम पर छाया कर रहा था। गया अपने रहस्योद्घाटन से क्षण भर के लिए विचलित हो गया, निराशा में गुर्राया। तुम्हें पता था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? उसने पूछा, उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट और अविश्वास का मिश्रण था। बेशक मुझे पता था, उसने एक और मरे हुए को चीरने की तरल गति के बीच हंसते हुए कहा। मरे हुए लोगों की भीड़ ने लगातार अपना भयानक हमला जारी रखा। प्रत्येक गिरा हुआ साहसी मरे हुए लोगों की बढ़ती सेना के हिस्से के रूप में फिर से उठ खड़ा हुआ। एक बार जीवित रहने वाले अब अपने पूर्व सहयोगियों के खिलाफ हो गए। हर हत्या के साथ भीड़ की संख्या में वृद्धि हुई। जंगल का फर्श जल्द ही साहसी लोगों के शवों से अटा पड़ा था। केवल कुछ ही क्षणों बाद वे चमकती हरी आंखों के साथ उठे और भयानक लड़ाई में शामिल हो गए। अराजकता के बीच गया, उसकी धनुष की डोरी एक और तीर से तनी हुई थी। उसने माइकल को पुकारा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? माइकल ने अपनी तलवार के सटीक वार से मरे हुए लोगों को विधिपूर्वक नष्ट करते हुए उत्तर दिया, चलो इन शरीरों के निर्माता के प्रकट होने का इंतजार करते हैं। उसकी आवाज शांत थी, जंगल में व्याप्त तनाव का कोई संकेत नहीं दे रही थी। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश होने के लिए बधाई। इनाम 8000 बदमाश अंक है। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश होने के लिए बधाई। इनाम 10,000 बदमाश अंक है। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश होने के लिए बधाई। इनाम 7,000 बदमाश अंक है। जैसे जैसे माइकल लड़ता गया, उसके सिस्टम नोटिफिकेशन में अधिक बदमाश अंक और अनुभव अंक जमा होते गए। पुरस्कारों के बावजूद उसका ध्यान हाथ में मौजूद लड़ाई पर रहा। वह एक नर्तक की कृपा से भीड़ के बीच से आगे बढ़ा। उसकी काली तलवार उसकी इच्छाशक्ति का विस्तार थी। उसने मरे हुओं के सिर को ऐसी दक्षता से काटा जो भयानक और विस्मयकारी दोनों थी। उसकी शक्ति उसकी दैवीय शक्तियों का उपयोग किए बिना या मंत्रों का जाप किए बिना भी स्पष्ट थी। उसकी हरकतें तरल और सटीक थीं। उसके ब्लेड का प्रत्येक वार घातक सटीकता के साथ निष्पादित होता था। अपनी ओर से गया ने अपने धनुष से अपना क्रोध जारी रखा। प्रत्येक तीर घातक सटीकता के साथ अपने निशाने पर लगा। मैं उस कमीने को मारने जा रहा हूं जो अभी भी इन मरे हुओं को पैदा कर रहा है। गया ने दहाड़ लगाए। हालांकि माइकल शांत रहा और चमकते हुए पेड़ को देखता रहा। तुम खुद को क्यों नहीं प्रकट करते, शार? शेष साहसी अथक मरे हुओं के खिलाफ जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए माइकल के शब्दों पर रुक गए। शार, उन्होंने एक स्वर में कहा। उनकी आवाज में सदमे और भ्रम का मिश्रण था। नाम उनके बीच भय की भावना के साथ गूंज उठा। हवा प्रत्याशा से भारी हो गई क्योंकि जंगल में एक खतरनाक काली हंसी गूंज उठी। सभी की आंखें पेड़ की ओर मुड़ गईं, जो एक चौंकाने वाले परिवर्तन से गुजरने लगा। चमकती हुई छाल ऐंठ गई और बूढ़ी औरत शार के रूप में फिर से आकार ले रही थी। उसकी उपस्थिति उतनी ही भयावह थी जितनी कि उसके प्रकट होने से पहले की हंसी। काले वस्त्रों में लिपटी शार एक दुष्ट मुस्कान के साथ उस जगह खड़ी थी जहां कभी पेड़ था। उसकी उपस्थिति ने साहसी लोगों के भीतर एहसास और भय की लहर भेज दी।
पेड़ से उसके असली रूप में परिवर्तन एक अंधेरे शक्तिशाली जादू का प्रदर्शन था जिससे उसकी क्षमताओं के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया। अध्याय 1204 जिन बनाम माइकल आए। जब शार आया तो गया सहित सभी लोग चौंक गए, लेकिन माइकल शांत रहा, लगभग खुश था। दूसरों के विपरीत उसे पता था कि शार उनके यहाँ आने के बाद से ही उनका पीछा कर रहा था। उसने शार को ऊपरी हाथ और आश्चर्य का तत्व देने के लिए अज्ञानता का नाटक किया था। जैसे ही शार प्रकट हुआ उसने अपना डंडा उठाया और उसके सिरे से एक हरा कोहरा निकला। वह यहाँ जादू का उपयोग कैसे कर रही है? गया ने हैरान होकर गुर्राया। वह दिव्य ऊर्जा नहीं है, माइकल ने शांति से समझाया। उसकी अंधेरी आंखों ने पहले ही उस ऊर्जा की प्रकृति को प्रकट कर दिया था जो उसने इस्तेमाल की थी। ये दिव्य ऊर्जा नहीं थी जो पॉकेट आयाम में शून्य हो गई थी। इसके बजाय डंडे ने पूजा ऊर्जा उत्सर्जित की। मोरबस की ऊर्जा से तुम सभी को नष्ट कर दो, शार ने घोषणा की, अपने डंडे में संग्रहित मोरबस की पूजा ऊर्जा को जारी रखते हुए। आखिर कौन विपत्तियों के देवता की पूजा कर रहा है? गया ने अपने बोल्ट फायर करना जारी रखा, उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। तुम्हें पता नहीं है कि मोरबस के कितने उपासक हैं, प्रिय, शार ने गहरी हंसी में कहा। हरे रंग की धुंध ने सभी को प्रभावित करना शुरू कर दिया, मरे हुए, सिरहीन लाशें और जीवित साहसी। माइकल ने तेजी से अपनी छाती थपथपाई और खोपड़ी के मुखौटे के आधे हिस्से ने उसके मुंह और नाक को ढक लिया। अपनी कलाई को हिलाते हुए उसने एक मुखौटा निकाला और उसे गया की ओर फेंक दिया, जिसने उसे पकड़कर तुरंत पहन लिया। मास्क पहने होने के कारण माइकल और गया हरे रंग की धुंध से सुरक्षित थे, लेकिन अन्य साहसी इतने भाग्यशाली नहीं थे। जो लोग इस क्षेत्र में ठोकर खाते थे वे धीरे धीरे चमकती हरी आंखों वाले मरे हुए लोगों में बदल गए। इस बीच माइकल और गया ने जिन लाशों का सिर काटा था वे बिना सिर के उठ खड़ी हुईं। मुखौटों के साथ अच्छी चाल है, जिन ने दूर से देखते हुए खुद से कहा। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि माइकल और गया मोरबस के उपासक शार के खिलाफ कैसे प्रदर्शन करेंगे। जिन ने पहले ही देख लिया था कि उन दोनों ने तालाब में कैसा प्रदर्शन किया था और कैसे वे डोपेलगैंगर्स को हराते हुए पैसे कमाने में कामयाब रहे थे। इसलिए अब जिन देखना चाहता था कि वे मोरबस के उपासक शार का सामना कैसे करेंगे और उससे कैसे बचेंगे। युवाओं, विरोध मत करो, मोरबस के सार को अपनाओ, शार ने कहा जब उसने जो मरे हुए प्राणी बनाए थे वे माइकल और गया को घेर रहे थे। तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है, शार? माइकल ने पूछा, उसकी आवाज जांचने वाली थी। शक्ति, मेरे प्यारे, शक्ति हमेशा इस दुनिया में सभी प्राणियों के लिए अंतिम लक्ष्य होती है। हम सभी अपनी इच्छाओं को छिपाते हैं, लेकिन अंत में हम सभी शक्ति चाहते हैं, शार ने जवाब दिया। इससे बहस नहीं की जा सकती, गया ने अपनी दुनिया की कठोर वास्तविकता को स्वीकार करते हुए कंधे उचका दिए। वह मुखौटा तुम्हें लंबे समय तक नहीं बचाएगा, प्रिय। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो जिन तुम्हें मार देगा, शार ने संकेत दिया, जिस दिशा में जिन छिपा हुआ था उस ओर देखते हुए। तुम हमें मारने के बारे में आश्वस्त लग रहे हो। मुझे पता है कि तुम और जिन साहसी लोगों को खत्म कर रहे थे, कालकोटरी के खजानों के लिए प्रतिस्पर्धा को कम कर रहे थे, माइकल ने सोच समझकर रुकते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी हत्याओं का एक अलग मकसद था, है न? वे अनुष्ठानिक थे, माइकल ने टिप्पणी की। उसने और गाय ने जितने शव पाए थे उनमें से कुछ को सटीकता और दक्षता के साथ मारा गया था, जबकि अन्य को अव्यवस्थित और क्रूरता से मार दिया गया था। गाया हालांकि हैरान थी कि माइकल ने अपने अवलोकनों को उसके साथ पहले साझा नहीं किया था, लेकिन शार के आश्चर्य के तत्व को खत्म करने की उसकी क्षमता में मनोरंजन मिला। तुम एक चौकस व्यक्ति थे, है न? यदि आप मेरे साथ शामिल होते हैं और महान मोरबस के प्रति अपनी आस्था की शपथ लेते हैं तो हम अपनी भव्य योजना में आपके लिए एक स्थान रखेंगे, शार ने प्रस्ताव दिया और अधिक विस्तृत भव्य योजनाओं के निर्माण की ओर इशारा किया। और वह क्या है? माइकल ने पूछा, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। जवाब में शार ने बस हंसते हुए कहा, चलो बस इतना ही कहें कि मोरबस हमारी महान योजना में एकमात्र देवता नहीं है। इस रहस्योद्घाटन ने माइकल को थोड़ा चौंकाया, लेकिन उसके संदेह की पुष्टि की। मुझे उससे कुछ बात करनी है, उसने खुद से कहा, एक असामान्य सहयोगी के साथ बातचीत पर विचार करते हुए। उस समय लगभग 40 मरे हुए लोगों ने माइकल और गया को घेर लिया। दूर से जिन ने दृश्य को प्रकट होते देखा और शार ने मोरबस की पूजा ऊर्जा को प्रसारित करते हुए अपने कर्मचारियों के साथ मरे हुए लोगों को नियंत्रित किया। जिनको ऐसा लगा कि माइकल और गया अपनी बुद्धि के अंत में थे, एक देवता की पूजा ऊर्जा की शक्ति से पराजित। हालांकि जिन इस बात से अनजान थे कि वह किसी भी साहसी को नहीं बल्कि दो देवताओं को देख रहे थे, जिनमें से एक भगवान था स्वयं अंधकार का। अपनी उस शानदार लौ का इस्तेमाल करो, माइकल द्वारा अंधेरे लपटों के इस्तेमाल को याद करते हुए जिन ने चुपचाप सोचा। हालांकि उसने लपटों की शक्ति को पहचाना, लेकिन जिन को एहसास नहीं हुआ कि वे आदिम लपटें थीं। उसने मान लिया कि माइकल और गया केवल साधन संपन्न साहसी थे जिन्होंने ऊर्जा शून्य करने वाली सरणियों पर काबू पाने का एक तरीका खोज लिया था। उनके देवता होने की संभावना उसके दिमाग में नहीं आई।
इसके बजाय उसके दिमाग में किसी देवता को देखना एक असाधारण दुर्लभता थी, लगभग असंभव, इसलिए माइकल के देवता होने का विचार उसके विचारों से बहुत दूर था। माइकल जानता था कि जिन उसे दूर से देख रहा था वह खुद को खुश महसूस करने से नहीं रोक सका। जिनको अपनी शक्ति का गवाह बनाकर वह सहजता से और अधिक बदमाश अंक जमा कर रहा था। मोर्बस जैसे देवताओं में शामिल होने के लिए हमेशा एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बूढ़ी औरत। इसके अलावा मैं किसी की सेवा नहीं करता, माइकल ने शांति से कहा। उसे इस बात का ध्यान था कि देवताओं के इस क्षेत्र में समर्पण का कोई भी कार्य संभवतः व्यवस्था को इतना परेशान कर देगा कि उसके कड़ी मेहनत से अर्जित किए गए अंक कम हो जाएंगे। नश्वर क्षेत्र के विपरीत, जहां उसे कुछ छूट थी, यहाँ व्यवस्था कहीं अधिक कठोर थी। तुम किसी न किसी तरह महान की सेवा करोगे, शार ने अपनी छड़ी घुमाते हुए कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, सभी 50 मरे हुए लोग माइकल की ओर इतनी तेजी से बढ़े कि मरे हुए लोगों से जुड़ी सुस्ती को चुनौती दी। गया ने आश्चर्य से देखा कि कुछ मरे हुए लोग जीवन में इस्तेमाल किए गए मंत्रों का जाप करने लगे। जिन अभी भी अपने छिपे हुए दृष्टिकोण से देख रहा था, उसने देखा कि मरे हुए लोग उन दोनों के चारों ओर झुंड बनाकर खड़े हैं, जो हरे रंग की धुंध में लिपटे हुए हैं, जो किसी को भी एक झोंके से मरे हुए में बदल सकती है। हालांकि माइकल अप्रभावित रहा। उसने अपनी गर्दन हिलाई, मरे हुए लोगों के करीब आने का इंतजार करते हुए। गया आत्मविश्वास से उसके बगल में खड़ा था, उसकी आंखों में कोई डर या चिंता नहीं दिख रही थी। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, पुरानी धूल भरी हड्डियां, गया ने ठहाका लगाते हुए कहा। NOWELL-BE-IN.C ओम। अरे, तुम्हारा मुंह कितना गंदा है, मुझे इसके बाद इसे बंद करना होगा, प्रिय, शार ने उदास होकर जवाब दिया। लेकिन जैसे ही मरे हुए लोग माइकल से कुछ ही मीटर की दूरी पर करीब आए, उसने शांति से अपना हाथ उठाया। तुरंत आग की लपटों का एक घेरा उसके चारों ओर एक चक्राकार रूप में फूट पड़ा, जिसने एक उग्र अवरोध पैदा कर दिया, जिसने उन्हें मरे हुए लोगों के हमले से अलग कर दिया। जैसे ही माइकल के चारों ओर आग की लपटों का घेरा जीवन में आया, मोरबस के सार के माध्यम से बनाया गया मरे हुए लोगों का ढेर तेजी से बिखर गया। लपटें फुफकारने लगीं और फूटने लगीं, उनकी तीव्र गर्मी ने मरे हुए लोगों को कुछ ही सेकंड में भाप में बदल दिया। ये दृश्य विस्मयकारी और भयावह दोनों था, जो माइकल की अपार शक्ति का प्रमाण था। शहर ने अविश्वास में देखा, क्योंकि उसका आत्मविश्वास नाजुक कांच की तरह टूट गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह केवल विलक्षण प्रतिभाओं या साधन संपन्न साहसी लोगों का सामना नहीं कर रही थी, वह अपनी समझ से परे संस्थाओं से निपट रही थी। जिन अपने छिपे हुए स्थान से देख रहा था, उसने अपनी अनुभूति साझा की। कोई भी इस तरह की पूजा ऊर्जा द्वारा बनाई गई कठपुतलियों को नष्ट नहीं कर सकता, जब तक कि वे किसी शक्तिशाली देवता के देवदूत न हो। जिन ने खुद से कहा। शक्ति के इस असाधारण प्रदर्शन के साथ भी उसका दिमाग इस विचार को समझ नहीं पाया कि वह किसी देवता को कार्रवाई करते हुए देख रहा हो सकता है। उसके लिए अब तक के सबसे शक्तिशाली प्राणी देवदूत थे, और उसने जल्दी से निष्कर्ष निकाला कि माइकल और गया नश्वर वेश में देवदूत होने चाहिए। तुम क्या हो? शहर हकलाया। उनकी मुठभेड़ शुरू होने के बाद पहली बार उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। आमतौर पर शांत रहने वाली शार स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी। उसने अभी अभी जो शक्ति का प्रदर्शन देखा था, उससे उसका धैर्य टूट गया था। इस बीच जिन अभी भी अपने सुविधाजनक स्थान पर छिपा हुआ था। जब उसके सिर में एक आवाज़ गूंजी, जो डरावनी और अचूक थी, तो वह चौंक गया। उन दोनों को मार डालो और मेरा देवदूत बनने का अधिकार अर्जित करो। आवाज़ गहरी, आज्ञाकारी थी और एक ऐसी शक्ति से गूंज रही थी जिसे जिन ने अच्छी तरह पहचाना था। ये बिल्कुल मृत्यु की तरह लग रहा था, जिस भगवान की वह पूजा करता था। जिन एक पल के लिए जम गया, आदेश का भार उसके अंदर समा गया। उसके भगवान की आवाज़ एक दुर्लभ घटना, ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वह आसानी से खारिज या अनदेखा कर सकता था। एक देवदूत बनने का प्रस्ताव, एक अपार शक्ति और स्थिति वाला प्राणी, एक प्रतिष्ठित सम्मान और एक कठिन चुनौती दोनों था। मृत्यु की आवाज़ को सीधे सुनने का झटका उसके सामने रखे गए कार्य की गंभीरता के साथ, जिनको भावनाओं के मिश्रण से जूझना पड़ा। एक और देवदूत बनने का अवसर किसी भी उपासक के लिए उपलब्धि का शिखर था। दूसरी ओर माइकल और गया को मारने का कार्य, जिन्होंने अभी अभी अपनी समझ से परे शक्ति का प्रदर्शन किया था, लगभग असंभव लग रहा था। जिनके सिर में आवाज़ जारी रही, उसके स्वर में अधिकार और अंतिमता का भार था। मोरबस मेरा भाई है, ज़ाइलोथ की तरह। इस तरह मेरी सुरक्षा उनके उपासकों तक फैली हुई है, जिसमें शार भी शामिल है। जानकारी को संसाधित करते समय जिनका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। देवताओं और उनके उपासकों के बीच संबंध जटिल थे और अक्सर नश्वर लोगों की समझ से परे थे। लेकिन इस मामले में खुद मौत की प्रत्यक्ष भागीदारी ने इसे और भी महत्वपूर्ण और खतरनाक बना दिया। उन दो को मार डालो जो उसकी जान को खतरा पहुंचाते हैं, और तुम मेरे रीपर बनने का अधिकार अर्जित करोगे, मौत की आवाज़ ने आदेश दिया। रीपर की उपाधि जिनकी दुनिया में बहुत महत्व रखती थी, यह मृत्यु के सबसे कुलीन और शक्तिशाली सेवकों को दी जाने वाली उपाधि थी, सम्मान और अपार शक्ति का पद।
मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा, मेरे स्वामी, जिन ने नए दृढ़ संकल्प के साथ कहा और पेड़ से नीचे कूद गया। फिर उसने शेर को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया और मृत्यु के आदेशानुसार 2 स्वर्गदूतों की हत्या कर दी। अध्याय 1205 जिन बनाम माइकल 2 प्रश्नवाचक चिन्ह। माइकल और गया ने जिन के अचानक आने को तुरंत नोटिस किया। उसका फिगर खतरनाक गति से उनकी ओर दौड़ रहा था। हवा में कई शूरिकेन सीटी बजाते हुए सीधे उन पर निशाना साध रहे थे। उनकी घातक धातु की चमक जिन के घातक इरादे का स्पष्ट संकेत थी। इस बीच शार ने एक चालाक विजयी मुस्कान के साथ सामने आने वाले दृश्य को देखा। मौत की आवाज़ की नकल करके और जिन के साथ दिमागी खेल खेल कर पूरी तरह से निष्पादित उसकी चालाकी ने ठीक वैसा ही काम किया जैसा उसने इरादा किया था। माइकल ने तेजी से प्रतिक्रिया की, अपने हाथ को ऊपर उठाया और अपनी कलाई से ब्लैक शील्ड को बढ़ाया, जो आने वाले शूरिकेन के खिलाफ एक अवरोध बना रहा था। माइकल के पीछे छिपकर गया ने उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी सांस के नीचे छाप दिया। वह चालाक कमीना बहुत बड़ी गलती कर रहा है, गया ने गुस्से में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। माइकल और गया को एहसास नहीं हुआ कि शार का धोखा कितना गहरा था। जिन पर उसने जो मानसिक हेरफेर किया था उससे अनजान वे केवल उसके अचानक आक्रामक होने के बारे में अनुमान लगा सकते थे। जैसे ही शार ने अपना डंडा घुमाया, उसके चारों ओर मोटी हरी लपटों की एक दीवार खड़ी हो गई, जो पूजा ऊर्जा से भरी हुई थी। बाधा भयावह ऊर्जा से चमक रही थी, जो एक दुर्जय रक्षा के रूप में काम कर रही थी। माइकल अपनी ढाल के साथ आने वाले शूरिकेन को कुशलता से रोकते हुए फुर्ती से आगे बढ़ा। हमें उस डंडे को तोड़ने की जरूरत है, उसके पीछे गया चिल्लाया। उसकी आवाज में तत्परता थी, वह शार की शक्ति के स्रोत को समझ रही थी। शार के पीछे रहो, जिन ने अपना हमला जारी रखते हुए चिल्लाया। उसने माइकल की ढाल से ढके नहीं गए क्षेत्रों को निशाना बनाना शुरू किया, एक हत्यारे के रूप में अपने कौशल और सटीकता का प्रदर्शन किया। पेड़ से पेड़ पर छिपने के लिए दौड़ते हुए माइकल ने एक मनोरंजक मुस्कान पहनी हुई थी। वह जिनसे निपटने से पहले शार को और अधिक उकसाने, उसकी योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। उसकी हरकतें सोची समझी थीं, रणनीति और बचाव का एक नृत्य। फिर माइकल ने एक पेड़ की आड़ में से गया को एक संकेत दिया, जिससे उसे अगले कदम का संकेत मिला। पॉकेट आयाम की सरणियां जो वायुमंडल में आकाशीय ऊर्जा को निष्प्रभावी कर देती हैं, वे आकाशीय क्रिस्टल के भीतर संग्रहित ऊर्जा को प्रभावित करने में असमर्थ थीं। गया ने इस संग्रहित ऊर्जा का उपयोग किया, जिससे उसके कवच का क्लोकिंग तंत्र सक्रिय हो गया। जैसे ही वह दृष्टि से ओझल हुई, उसका रूप आसपास के वातावरण में सहज रूप से घुल मिल गया। माइकल पेड़ के पीछे रहा, जिससे जिन का ध्यान आकर्षित हुआ। तुम ये क्यों कर रहे हो, जिन? माइकल ने पुकारा, उसकी आवाज शांत लेकिन जिज्ञासु थी। चुप रहो और मर जाओ, जिन ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया। उसका ध्यान अधिक था क्योंकि वह शूरिकेन की एक और झड़ी तैयार कर रहा था। माइकल ने हल्के से ठहाका लगाया, जिनकी शत्रुता से भयभीत नहीं हुआ। हम दोनों जानते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसने कहा। उसकी आवाज में मनोरंजन का एक संकेत था। उसकी बात मत सुनो, जिन। वह तुम्हारे साथ दिमागी खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। माहौल में आए बदलाव को भांपते हुए शार ने जिन को चेतावनी दी। इस बीच जिन की हताशा बढ़ने लगी। मेरे पास मेरे आदेश हैं, जिन ने गुर्राहट के साथ कहा। फुर्तीले कौशल के साथ वह एक पेड़ पर चढ़ गया, शाखाओं का उपयोग करके खुद को आगे बढ़ाया। उसने माइकल पर एक शूरिकेन फेंका, जो सीधे उसके सामने दिखाई दिया। एक तेज गति से माइकल ने हवा में शूरिकेन को पकड़ लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वापस जिन पर फेंक दिया। शूरिकेन ने जिन के चेहरे को छुआ, जबकि वह अभी भी हवा में था, एक पतला कट बना दिया। माइकल फिर जल्दी से दूसरे पेड़ पर चला गया, अपने मायावी युद्धाभ्यास को जारी रखते हुए। तुम शार का समर्थन क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम उसके प्रशंसक हो, माइकल ने पुकारा, जिनकी हरकतों के पीछे की मंशा को जानने की कोशिश करते हुए। दबाव महसूस करते हुए लेकिन अपना संयम बनाए रखते हुए शार ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरे प्यारे, जिस शैतान को तुम जानते हो उसके साथ मिलकर काम करना हमेशा अच्छा होता है। एक पेड़ के पीछे छिपते समय माइकल का दिमाग उस जानकारी पर वापस चला गया जो पिंक ने कालकोठरी में उतरने से पहले उसके साथ साझा की थी। उसे याद आया कि पिंक ने सेराफिन के क्रिस्टल को हैक करते समय देवताओं के रहस्यों को उजागर करते हुए जटिल विवरण खोजे थे। अधिक जानकारी प्राप्त करना पिंक का ध्यान केंद्रित था और इसने माइकल के कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद से उसकी चुप्पी को स्पष्ट किया। क्या यह इसलिए है क्योंकि मोरबस मौत का छोटा भाई है? उसकी आवाज़ जंगल में गूंज उठी, जिनके कानों तक पहुंची। माइकल के गहन प्रश्न के जवाब में जिन ने अपने हमले को तेज कर दिया। उसने कुशलता से कई शूरिकेन को एक साथ जोड़ा, जिससे एक बड़ा, अधिक घातक प्रक्षेप्य बना। एक तेज गति से उसने संयुक्त शूरिकेन को उस पेड़ पर फेंक दिया जिसे माइकल कवर के लिए इस्तेमाल कर रहा था। फेंकने का बल इतना था कि इसने पेड़ को आधा काट दिया, जिससे माइकल के छिपने की जगह का पता चल गया।
हमले की आशंका को देखते हुए माइकल ने समय रहते रास्ते से छलांग लगा दी, लेकिन वह घातक शूरिकेन से बाल बाल बच गया। वह अपने पैरों पर तेजी से उतरा और टकराव जारी रखने के लिए तैयार हो गया। अपनी फुर्तीली हरकतों से शूरिकेन की एक और झड़ी को चकमा देते हुए माइकल खुद को रोक नहीं पाया और शर और जिन को और चिढ़ाने लगा। जब उसने पुकारा तो उसकी मुस्कान में मनोरंजन का रंग था। तो तुम दोनों डेथ और मोर्बस की पूजा करते हो, है न? मैंने सुना है कि वे दोनों भाई हैं। क्या इससे तुम दोनों भाई बहन बन जाते हो? उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी, जिससे टकराव की असली प्रकृति और भी बढ़ गई। चुप रहो, जिन की हताशा साफ झलक रही थी क्योंकि वह चिल्लाया। अभी भी जिन के हमलों से आसानी से बचते हुए माइकल ने चंचल तरीके से जवाब दिया। तुम जानते हो जिन, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें हत्यारे के तौर पर अपने खेल को और बेहतर बनाना होगा। उसका लहजा हल्का था, लगभग मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि वह आसानी से हर शूरिकेन से बचता रहा। अपने गुस्से को और अधिक नियंत्रित न कर पाने के कारण शार ने जिन पर गुर्राते हुए कहा, उसे मार डालो जिन। एक रणनीतिक बदलाव में जिन ने अपने और माइकल के बीच की दूरी को पाटने का फैसला किया, अपने विरोधी के खिलाफ अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए नज़दीकी लड़ाई का विकल्प चुना। तेजी से चपलता के साथ उसने माइकल की स्थिति की ओर कई धुएं के बम फेंके, जिसका उद्देश्य उसके दृष्टिकोण को स्पष्ट करना और ऊपरी हाथ हासिल करना था। जैसे ही घने धुएं ने माइकल को घेर लिया, उसके चारों ओर घना पर्दा बन गया। जिन ने मौके का फायदा उठाया। उसने खुद को धुएं के बीच से आगे बढ़ाया, अपने पैरों को ऊपर उठाकर माइकल पर सीधे निशाना साधा। हालांकि अपनी एक्स-रे आंखों से माइकल ने धुएं के बीच से आसानी से देखा। जिनकी चाल का अनुमान लगाते हुए उसने तरलता से हमले को टाल दिया, जिससे जिनकी लात पास के एक पेड़ पर इतनी जोर से लगी कि वह तना चकनाचूर हो गया। दोनों ने एक उच्च ऑक्टेन नज़दीकी लड़ाई में भाग लिया। जिनकी हरकतें गति और सटीकता का एक मिश्रण थी, उनके हमले घातक मार्शल आर्ट तकनीकों और चालाक चपलता का एक संयोजन थे। वह तेजी से आगे बढ़ा, घूमा और कई बार तेजी से किक और भूंसे मारे। हर हरकत एक हत्यारे के रूप में उसके कौशल का प्रमाण थी। दूसरी ओर माइकल ने लगभग सहजता से प्रत्येक हमले को टाल दिया। उसकी हरकतें सहज और गणनापूर्ण थीं, हमेशा जिन के हमलों से एक कदम आगे। वह एक ऊंची किक के नीचे झुक गया, एक स्पिनिंग एल्बो स्ट्राइक को साइड स्टेप किया और एक लो स्वीप पर आसानी से बैकफ्लिप किया। इस दौरान उसने एक संयमित व्यवहार बनाए रखा। तुम एक हत्यारे हो, माइकल ने जिन के एक तेज हमले को चकमा देते हुए कहा। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं लड़ते जिसे मारने के बारे में तुम निश्चित नहीं हो, उसने कहा और एक और वार को शालीनता से रोका। जब जिन ने तेजी से कई घूंसे मारे तो माइकल ने कहा, और फिर भी तुम यहाँ हो। वह एक व्यापक किक के नीचे झुक गया, मुझे मारने की बेताबी से कोशिश कर रहा था। जिन की प्रतिक्रिया एक मौन केंद्रित आक्रामकता थी। माइकल के प्रत्येक शब्द के साथ उसके हमले तेज होते जा रहे थे। वह एक तरल गति में घूमा और माइकल के सिर पर एक शक्तिशाली कोहनी का प्रहार किया। लेकिन तुम मेरे बारे में बहुत कम जानते हो, माइकल ने कहा और जल्दी से पीछे झुककर प्रहार को आसानी से टाल दिया। और मेरे कौशल, उसने कहा और तेजी से एक कम किक के साथ जवाब दिया, जिससे जिन को पीछे हटना पड़ा। हताशा क्यों, जिन? माइकल का सवाल हवा में लटका हुआ था, क्योंकि उसने जिन के तेज मुखों की एक श्रृंखला को कुशलता से रोका। तीव्र लड़ाई को देखते हुए शार ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। एक तेज गति के साथ उसने अपना डंडा घुमाया और हरे रंग की धुंध का एक टुकड़ा उभरा, जो जिनकी ओर बढ़ रहा था। धुंध उसके पैरों और मुट्ठियों के चारों ओर लिपट गई, जिससे उसकी शारीरिक क्षमताएं बढ़ गईं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, जिन ने गुर्राते हुए कहा। एक हत्यारे के रूप में उसका अभिमान उसे सहायता से नाराज कर रहा था। ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरी मदद के बिना कर सकते हो, शार ने तीखी फटकार लगाए। माइकल ने जिन के अब तेज और अधिक शक्तिशाली मुंह को चकमा देते हुए हंसी उड़ाई। उसे यकीन था कि जिन की आक्रामकता में अचानक वृद्धि के पीछे शार का हाथ था। वह तुम्हारी मदद क्यों कर रही है, जिन? इसके बारे में सोचो, माइकल ने जिन के मन में संदेह के बीज बोने की कोशिश करते हुए कहा। पूजा की ऊर्जा के बढ़ने के साथ जिन की हरकतें तेज हो गईं, उनके वार और भी जोरदार हो गए। फिर भी माइकल का बचना आसान था। उसने जिन की हरकतों को एक खुली किताब की तरह पढ़ा, हर कदम, हर मुक्का और हर लात का अनुमान लगाया और सटीकता के साथ टाला। कुछ हुआ है न? माइकल ने जांच की, कुशलता से जिन की ऊंची किक के नीचे झुकते हुए। जिन, उसका धैर्य खत्म होता जा रहा था, जवाब में गुर्राया, चुप रहो और मर जाओ। वह स्पष्ट रूप से बातचीत के मूड में नहीं था, उसके हमले और भी भयंकर होते जा रहे थे। माइकल लगातार मिल रहे धांसू अंकों का आनंद लेने से खुद को रोक नहीं पाया, और ये तथ्य कि वह धीरे धीरे जिन के ठंडे बाहरी हिस्से को चीर रहा था, उसके आनंद को और बढ़ा रहा था। मुझे मारने की इतनी बेताबी क्यों, जिन? उसने एक और मुक्का चकमा देते हुए पूछा। तुम मुझे देख रहे थे, तुम्हारे पास अब से बेहतर मौके थे, फिर भी तुमने उन मौकों का फायदा नहीं उठाया क्योंकि तुम मुझे तब मारना नहीं चाहते थे। तो अब क्यों?
जानकारी निकालने के लिए एक रणनीतिक कदम में माइकल ने क्षण भर के लिए अपनी सुरक्षा कम कर दी, जिससे जिन की मूर्ति सीधे उसके चेहरे से टकरा गई। प्रभाव ने माइकल को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उसने शांति से अपने मुंह के कोने से खून की एक धार पोंछी। खून के हल्के स्वाद ने उसके दृढ़ संकल्प को और बढ़ा दिया। अपने हमले की अचानक सफलता उसकी नसों में एड्रेनालाइन के दौड़ने से जिन के मुंह से निकल गया। तुम्हें मारने के बाद मैं एक रीपर बन जाऊंगा, जैसा कि मेरे भगवान ने वादा किया है। बेवकूफ, जिन के गुस्से को सुनकर शार ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। रहस्योद्घाटन सुनकर माइकल ने बिंदुओं को जोड़ा और एक अनुमान लगाया। फिर उसने अपनी गर्दन को तोड़ दिया और जिन को फिर से युद्ध में शामिल कर लिया। मृत्यु ने तुमसे वादा किया था, है न? माइकल ने पहेली को एक साथ जोड़ते हुए जोर से सोचा। तीव्र युद्ध के बीच उसने एक रणनीतिक दिमाग के साथ पैंतरेबाजी की। क्या कोई संभावना है कि शार तुम्हें मुझे मारने के लिए प्रेरित कर रही है, तुम्हारे भगवान का नाम? जब वे मुक्का मार रहे थे, माइकल ने चतुराई से अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे मोड़ लिया, शार और जिन की नजरों से दूर। उसने जल्दी से वह लाल रंग का निमंत्रण वापस ले लिया जो उसे मौत के रीपर से मिला था, जिससे वह रेनार के मंदिर में मिला था। एक तेज चाल में उसने अपनी लड़ाई में एक संक्षिप्त विराम के दौरान जिन के सामने निमंत्रण लहराया। मृत्यु मुझे क्यों मरना चाहेगी जब उसने मुझे हत्यारों के संग में शामिल होने के लिए पहले ही आमंत्रित किया है? माइकल ने संदेह से भरे स्वर में सवाल किया। इस रहस्योद्घाटन ने जिन पर वज्रपात की तरह प्रहार किया। उसने अचानक अपने हमले रोक दिए, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि वह निमंत्रण को भूल रहा था। यह नहीं हो सकता, उसने कहा। अध्याय 1206 मौलिक सामंजस्य चरण तक पहुंचना। माइकल ने जिन के सामने निमंत्रण को कुशलता से लटकाया ताकि वह उसे बारीकी से जांच सके। क्या आपको लगता है कि मौत भी लोगों की तरह खेल खेलेगी? उसने पूछा। उसकी आवाज में तर्क की धार थी जो उस पल की अराजकता को चीरती हुई निकल रही थी। जिन की आंखें निमंत्रण और माइकल के बीच घूम रही थीं, उसका दिमाग भ्रम और संघर्ष के बवंडर में था। निमंत्रण की वैधता को नकारा नहीं जा सकता था, जो उसके भगवान से मिले आदेशों पर संदेह की छाया डाल रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई होगी, फिर भी मौत के प्रति उसकी भक्ति की गंभीरता ने उसे झिझकते हुए निष्ठा और सच्चाई के बीच उलझा दिया। लानत है! सामने आ रहे दृश्य को देखते हुए शर ने अपनी सांस के नीचे गुर्राहट की। अचानक, जैसे कि अपने आंतरिक संघर्ष से बाहर निकलकर जिनने अपना सिर हिलाया, उसका निर्णय हो गया। मैं इस मामले में कोई जोखिम नहीं ले सकता, उसने माइकल पर निशाना साधते हुए आगे बढ़ने से पहले घोषणा की। असाधारण चपलता का प्रदर्शन करते हुए माइकल पीछे की ओर झुका और ब्लेड से कुछ इंच की दूरी से बाल बाल बचा। एक तरल गति में उसने पलटवार किया और जिन के सिर पर एक शक्तिशाली किक मारी। प्रभाव की शक्ति ने जिन को कई पेड़ों से टकराया और उनके पीछे पीछे उन्हें तोड़ दिया। इस एक कदम ने माइकल की अपार शारीरिक शक्ति को प्रदर्शित किया, जो एक लड़ाकू के रूप में उसके कौशल का प्रमाण था। दृश्य को देखते हुए शार की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपने सामने युवक द्वारा प्रदर्शित अपार शक्ति को देखा। उस क्षण वह जानती थी कि वह सामान्य से बहुत दूर है, लेकिन अचानक उसे एक भयावह एहसास हुआ। वह युवती जो उसके साथ थी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी इससे पहले कि शार इसे समझना शुरू कर पाती, युवक ने आश्चर्यजनक गति से उस पर हमला किया। उसकी मुट्ठियां, जो काली लपटों में घिरी हुई थीं, उसकी सुरक्षात्मक बाधा की हरी लपटों को ऐसे काट रही थी जैसे वह केवल कागज से बनी हो। उसका मुक्का सीधे शार की ठोड़ी पर लगा, जिससे वह अविश्वसनीय ताकत के साथ पीछे की ओर उड़ गई। पलक झपकते ही जैसे ही शार हवा में उछली गया, एक छाया की तरह शालीनता और खामोशी के साथ उस पर उतर आया। अपने कवच में अदृश्य गया ने तेजी से शार की छड़ी को उसके हाथ से छीन लिया। फिर एक शक्तिशाली छलांग के साथ वह पीछे हटी और छड़ी को माइकल के हाथ में फेंक दिया। घटनाओं का पूरा क्रम इतनी तेजी और सटीकता से सामने आया कि जब तक शार खुद को जमीन में धंसी जगह से ऊपर खींच पाती, तब तक उसे अपनी छड़ी दिखाई दे गई, जो अब उसके विरोधी के हाथों में थी। शार वहीं खड़ी थी, अस्त व्यस्त और भ्रमित, माइकल को घूरते हुए, अपनी छड़ी पकड़े हुए, जो उसकी शक्ति और मोरबस से संबंध का स्रोत है। इस बीच माइकल ने शरारती हंसी के साथ छड़ी को देखा, जो स्पष्ट रूप से घटनाओं के मोड़ से खुश थी। दूसरी ओर शार गुस्से से आग बबूला हो रही थी। मुझे मेरी छड़ी वापस दो, तुम ढीठ बच्चे! वह चिल्लाई, उसकी आवाज में जहरीला गुस्सा था। मैं तुम्हें जिंदा ही चमड़ी उधेड़ दूंगी। उसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, लेकिन माइकल बेपरवाह था। मजबूती से डंडे को पकड़ते हुए माइकल ने अपनी ऊर्जा भक्षक क्षमता को सक्रिय किया, जिसका उद्देश्य कलाकृति को अवशोषित करना था। सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सिर में बजने लगे, जो अनुभव बिंदुओं के रूपांतरण की घोषणा कर रहे थे। अनुभव अंक 10,000 में परिवर्तित। अनुभव अंक 15,000 में परिवर्तित। अल्पविराम। डंडे के भीतर हरे रंग की क्रिस्टलीकृत पूजा ऊर्जा का छोटा गोला वाष्पीकृत होने लगा, इसका सार माइकल के हाथों से बहता हुआ।
जब उसने अपनी शक्ति के स्रोत को बहते हुए देखा तो शार की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। रुको, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, वह चिल्लाई, उसकी आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। जैसे ही शार अपने डंडे को वापस पाने के लिए माइकल की ओर झपटा, गया ने उल्लेखनीय सटीकता के साथ हस्तक्षेप किया। उसने शार के चारों ओर विस्फोटक बाणों की बौछार की, जिससे विस्फोटों की एक श्रृंखला बनी जिसने बूढ़ी महिला को उसके पैरों से गिरा दिया और उसकी प्रगति को रोक दिया। कई सेकंड तक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद माइकल ने अब समाप्त हो चुके कर्मचारियों को बेपरवाही से एक तरफ फेंक दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सिर में विजयी रूप से बजते रहे, उसकी उपलब्धि को स्वीकार करते हुए और स्तर ऊपर करते हुए। डिंग, सफलतापूर्वक एक बदमाश होने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 25,000 बदमाश अंक हैं। एलिमेंटल अट्यूनमेंट दायरे तक पहुंचने के लिए मेजबान को बधाई। माइकल वहां खड़ा था, उसके अंदर शक्ति का एक नया स्तर बह रहा था, जबकि शार विस्फोटों से भ्रमित और कमजोर हो गया था। दूसरी तरफ जिन ने अपने मुंह से खून पोंछा और अपने आप को संभाला। उसने अपनी बेल्ट से पन्ना हरा रंग का एक पोशन निकाला और जल्दी से उसे पी लिया। उस लिक्विड ने अपना जादू चलाया और उसके घाव भर दिए। यह एक बहुत ही जोरदार किक थी, उसने माइकल की ताकत को स्वीकार करते हुए कहा। बिना किसी देरी के जिन ने शार को बचाने के लिए माइकल की ओर दौड़ लगाए। उसकी हरकतें तेज थीं, चपलता और उद्देश्य का मिश्रण जो उसने अभी अभी पी थी। साथ ही शार अपने बालों को अस्त व्यस्त करके और गया के विस्फोटक तीरों से फटे हुए कपड़ों के साथ माइकल की ओर सीधी रेखा में चली गई। उसके चेहरे पर क्रोध और हताशा का मुखौटा था, ये जानते हुए कि उसका स्टाफ, उसकी शक्ति का स्रोत, अब दुश्मन के हाथों में था। इस बीच गया ने कुशलता से छाया में वापसी की। उसने अंधेरे की चादर और अदृश्यता कवच का इस्तेमाल करके दृष्टि से ओझल हो गई, एक अदृश्य रक्षक बन गई जो जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए तैयार थी। माइकल ने अपनी ऊर्जा क्षीण छड़ी को शार की ओर तेजी से फेंका। बूढ़ी महिला ने अविश्वास से आंखें फाड़कर उसे देखा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने दशकों से जो पूजा उपासना की ऊर्जा जमा की थी, वह कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई थी। उसका चेहरा गुस्से और हताशा से तमतमा उठा। शार ने अश्लील बातें चिल्लाईं, उसकी आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। शार, जो अब गुस्से में थी, ने अपनी छड़ी को माइकल पर बेतहाशा घुमाया। उसकी हरकतें अनिश्चित और हताश थीं, जो उसके पहले के संयम के बिल्कुल विपरीत थीं। माइकल ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसके हर हमले को आसानी से चकमा दिया। उसकी चपलता और सजगता देखने लायक थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। इस बीच जिन फिर से लड़ाई में शामिल हो गया। उसने नए जोश के साथ माइकल पर हमला किया, उसकी हर हरकत सोची समझी और सटीक थी। लेकिन माइकल हमेशा एक कदम आगे रहता था और आसानी से जिन के हमलों को टाल देता था। जिन की केंद्रित आक्रामकता और माइकल के शांत व्यवहार के बीच का अंतर केवल लड़ाई में माइकल की श्रेष्ठता को उजागर करता है। जब शार ने अपना अथक लेकिन निरर्थक हमला जारी रखा तो माइकल ने उसे ताना मारा। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है, बूढ़ी औरत? उसने हंसते हुए कहा, सहजता से उसके वार से बचते हुए। मुझे लगा कि मोर्बस के उपासक इससे भी ज्यादा कठोर हैं। जिनकी हताशा बढ़ती जा रही थी, उसने माइकल को घेरने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। माइकल को अपने आसपास के बारे में गहरी जानकारी थी, जिससे वह जिनकी हर हरकत का जवाब दे सका। उसने बचाव किया, झुक गया और मुड़ गया, जिससे कुशल हत्यारा शौकिया लग रहा था। शार अब थकान से हौंफ रही थी, उसने माइकल को घृणा से देखा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम बदतमीज बदमाश। उसने अपनी छड़ी को पूरी ताकत से घुमाते हुए चिल्लाया। मुझे माफ करना, मैं छोटे मोटे लेन देन के लिए खुले पैसे नहीं रखता, माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी टिप्पणी ने शार को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, माइकल का रुख बदल गया। उसने शार के जंगली हमलों का सामना अपनी क्रूर ताकत से करना शुरू कर दिया। उसका हर वार सटीक और शक्तिशाली था, जो उसे उसकी सीमा तक धकेलने के लिए डिजाइन किया गया था। अपनी उम्र और अनुभव के बावजूद शार माइकल की कच्ची ताकत और कौशल का मुकाबला नहीं कर सकती थी। शार पर माइकल के हमले निर्दयी। उसने हड्डियों को कुचलने वाले कई वार किए, जिससे वह लड़खड़ा गई। चलो शार, उस बूढ़ी हड्डीदार गांड को हटाओ, उसने ताना मारा, उसकी आवाज में मजाक था। शार, जिसका चेहरा दर्द और गुस्से से मुड़ गया था, ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें तुलना में बेकार थीं। इस बीच जिन, जो एक मौके की तलाश में था, ने अपना मौका देखा और नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ माइकल पर हमला किया। लेकिन माइकल उसके लिए तैयार था। एक तेज चाल के साथ उसने जिन के हमले का मुकाबला किया, जिससे बल की एक शॉकवेव भेजी जिसने जिन को संतुलन से बाहर कर दिया। अब हवा में उड़ रहे जिन ने अपना संयम वापस पाने की कोशिश की, लेकिन माइकल ने हिम्मत नहीं हारी। वह हवा में उछला और जंगल में गूंजते हुए जिन पर मुकों और लातों की झड़ी लगा दी। उनकी टक्कर की आवाज़ बहुत तेज थी, जो पेड़ों से गूंज रही थी। बस इतना ही, जिन। मैं तुम्हारे जैसे हत्यारे से और भी कुछ उम्मीद कर रहा था,
माइकल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और एक जोरदार वार किया जिससे जिन जमीन पर गिर पड़ा। जिन वहीं पड़ा रहा, सांस के लिए हौंफता रहा, उसका शरीर चोट से दर्द कर रहा था। जिन की हार को देखते हुए शार ने माइकल पर पीछे से हमला करने का मौका बुनाने की कोशिश की, लेकिन माइकल पहले से ही एक कदम आगे था। उसने घूमकर एक शक्तिशाली बैकहैंड मारा जिससे शार लड़खड़ा गया। तुम दोनों को वास्तव में बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, उसने लगभग चंचलता से कहा। माइकल के हमलों की क्रूरता ने उसकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं छोड़ा। वह केवल लड़ नहीं रहा था, वह युद्ध पर हावी था। शार और जिन दोनों ही अपने आप में दुर्जेय थे, उसके हाथों में मात्र खिलौने बनकर रह गए। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, माइकल के हमले और भी क्रूर होते गए। हर मुक्का और लात उसकी श्रेष्ठ शक्ति और कौशल का प्रदर्शन था। शार और जिन रक्षात्मक थे, मुश्किल से उसके अथक हमले का सामना कर पा रहे थे। माइकल की युद्ध शैली बदल गई क्योंकि वह उसे मारने से सावधान था, भले ही वह आसानी से उसे मार सकता था। अगर वह उसे मार देता तो यह मोरबस के क्रोध को आकर्षित करता और प्लेग के देवता अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे। इसलिए माइकल ने शार पर कई सुनियोजित और विनाशकारी हमले किए। प्रत्येक चाल आक्रामकता और संयम के बीच एक सावधान संतुलन थी। माइकल की क्रूरता से मेल खाने की कोशिश करते हुए शार ने अपनी छड़ी को पूरी ताकत से घुमाया, लेकिन माइकल हमेशा एक कदम आगे था। उसने लगभग आकस्मिक शालीनता के साथ उसके हमलों को चकमा दिया। जैसे ही शार ने एक जंगली झटके के साथ आगे की ओर छलांग लगाई, लेकिन माइकल ने सहजता से साइड स्टेप किया, उसकी कलाई पकड़ी और उसे तेजी से घुमाया, जिससे उसे छड़ी को नीचे गिराना पड़ा। तुम्हें वास्तव में रिटायर होने के बारे में सोचना चाहिए, उसने अपनी कलाई के एक झटके से उसे दूर धकेलते हुए चिढ़ाया। एक बार जब शार पीछे हट गई तो माइकल ने अपना ध्यान जिन पर केंद्रित किया, जो ठीक हो गई थी और फिर से लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार थी। जिन ने हाथ में खंजर लेकर हमला किया, एक घातक हमले के लिए। हालांकि माइकल ने उसकी चाल का अनुमान लगाया और हवा में जिन की कलाई पकड़ ली। एक तरल गति के साथ उसने जिन की बांह को घुमाया और एक स्टाइलिश स्पिनिंग किक मारी जिससे जिन पास के एक पेड़ से टकरा गई। तुम्हें इससे बेहतर करना होगा, माइकल ने डांटा, उसकी आवाज में मजाक था। दर्द से कराहते हुए जिन ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया। इस अराजकता के बीच माइकल ने चुपके से स्पाइडर को अपनी आस्तीन में घुसने दिया। एक तेज चाल के साथ उसने स्पाइडर को शार पर फेंक दिया, जो अपने संतुलन को पुनः प्राप्त करने में इतनी व्यस्त थी कि उसने उस छोटे जीव को नोटिस नहीं किया। स्पाइडर ने जल्दी से शार के लबादे पर एक छिपी हुई जगह पर अपना रास्ता खोज लिया। माइकल ने शार पर अपना हमला फिर से शुरू किया, मुक्कों की बौछार से उसे पीछे धकेल दिया। अब हताश शार ने उसे असंगठित हमलों से दूर रखने की कोशिश की। बेहतर हो जाओ, माइकल ने ताना मारा, उसके शब्द उसके वार की तरह तीखे थे। जैसे जैसे लड़ाई करीब आती गई, माइकल ने शार को एक आखिरी कुचलने वाला झटका दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। वह वहीं पड़ी रही, पराजित और सांस के लिए हौंफती रही। माइकल पीछे हट गया, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। तुम दोनों नीचे रहो, उसने कहा, जाने के लिए मुड़ते हुए। बूढ़ी कुतिया, जो थोड़ा समय तुम्हारे पास है उसका आनंद लो। तुम जल्द ही मरने वाली हो। माइकल शैतानी ढंग से मुस्कुराते हुए चला गया। अध्याय 1207 बीस्ट किंग एड्रोस की वापसी। अब अपना लबादा उतारकर छाया से बाहर निकलते हुए गया ने अपनी चाल में विजय और उपहास का मिश्रण लेकर शार और जिन के पास पहुंची। इसे एक सबक के रूप में याद रखें, उसने मुस्कराते हुए उन पर नजर डाली। अगली बार हम सिर्फ तुम्हारी गांड नहीं मारेंगे, हम तुम्हारी गांड मार देंगे। शार की गांड पर एक चंचल लेकिन जोरदार लात के साथ गया ने अपनी बात पर जोर दिया, जिससे बूढ़ी औरत की दर्दनाक कराह और गालियों की झड़ी लग गई। शार का गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी हार की स्थिति ने उसके जवाबों को कमजोर और निरर्थक बना दिया। इस बीच जिन चोटिल और घायल पड़ा हुआ था, उसने देखा कि गया माइकल के साथ शामिल हो गया है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। वे कौन हैं? उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, उसकी आवाज में दर्द, भ्रम और सम्मान का मिश्रण था। उसने कभी भी उनके जैसे दुश्मनों का सामना नहीं किया था, जो उसके और शार के संयुक्त हमले को इतनी आसानी से संभाल सकते थे। जब माइकल और गया हारे हुए जोड़े की ओर पीट करके चले गए, तो गया हल्के से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। इससे उन्हें हमारे साथ खिलवाड़ न करने की सीख मिलनी चाहिए, उसने माइकल को पकड़ते हुए कहा। उनके कदम हल्के, लगभग लापरवाह थे, जैसे कि गहन युद्ध एक चंचल हाथापाई से ज्यादा कुछ नहीं था। अभी भी जमीन पर लेटी हुई शार उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसके दिमाग में सवाल और डर उमड़ रहे थे। उसकी योजना शानदार ढंग से विफल हो गई थी और अब उसे इन रहस्यमय और शक्तिशाली विरोधियों की वास्तविक प्रकृति पर विचार करना था। इस बीच जिन ने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसकी आंखें माइकल और गया की पीछे हटती हुई आकृतियों पर टिकी थीं। उसका दिमाग बदला लेने और साजिश के विचारों से घूम रहा था। कई मिनट तक जंगल में चलने के बाद गया की हताशा स्पष्ट थी, क्योंकि उसने पॉकेट आयाम में उनकी वर्तमान दुर्दशा के उद्देश्य पर सवाल उठाया था।
हमें अभी भी पता नहीं है कि यहाँ क्या करना है, और रात में इन पेड़ों के सख्त होने का क्या मतलब है। उसने शिकायत की, उसकी आवाज़ में झुंझलाहट थी। हालांकि माइकल अनिश्चितता से बेपरवाह लग रहा था। सिल्वारिस ने जो कहा था उसे याद रखो, उसने उसे शांति से याद दिलाया। हमें एक चोर की तरह सोचना होगा, और धैर्य एक चोर का सबसे बड़ा हथियार है। वे सही समय का इंतजार करते हैं, देखते हैं और तभी काम करते हैं जब उन्हें सफलता का भरोसा हो। मेरे पास दुनिया का सारा धैर्य है, लेकिन इससे हमें जादुई तरीके से आगे का रास्ता नहीं दिखने वाला है। गया ने उपहास किया, उसकी अधीरता उस पर हावी हो गई। तभी माइकल के ड्रोन, जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, उड़कर उनके ऊपर मंडराते हुए आए। गया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुमने उन्हें कब भेजा? उसने पूछा, उसके स्वर में जिज्ञासा और प्रशंसा का मिश्रण था। एक चोर धैर्य पर भरोसा कर सकता है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा हथियार हमेशा मेरा दिमाग रहा है, उसने आत्मविश्वास से कहा। उसने इलाके की टोह लेने के लिए पहले ही ड्रोन भेजे थे, एक रणनीतिक कदम जो अराजकता के बीच गया की नज़र में नहीं आया। ड्रोन उनके ऊपर चक्कर लगा रहे थे, माइकल द्वारा चुपचाप एकत्रित की जा रही छवियों और डेटा को नीचे भेज रहे थे। गया ने देखा, उसकी पहले की हताशा प्रशंसा और प्यार के मिश्रण में पिघल रही थी। इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, उसने हंसते हुए कहा, उसके गाल पर एक कोमल चुंबन देने से पहले उसके बालों को प्यार से सहलाया। माइकल की आंखें संतुष्टि से चमक उठीं। ड्रोन उसके गुप्त हथियार थे, जो पॉकेट आयाम के खतरों से निपटने के दौरान खुफिया जानकारी जुटाते थे। उसने बहुत पहले ही सीख लिया था कि क्रूर ताकत हमेशा समाधान नहीं होती, कभी कभी किसी बाधा को पार करने की कुंजी जानकारी एकत्र करना और उसके अनुसार रणनीति बनाना है। जैसे ही उन्होंने ड्रोन द्वारा एकत्र किए गए डेटा की जांच की, उनके पर्यावरण और आगे के संभावित रास्तों की एक स्पष्ट तस्वीर उभरने लगी। आखिरकार उन दोनों ने एक बंदर की एक बड़ी चट्टान की मूर्ति देखी, जो साहसी लोगों के एक समूह से घिरी हुई थी, जिसने तुरंत उनकी रुचि जगा दी। यह उस दृश्य की याद दिलाता है जो उन्होंने पहले देखा था जब चमकता हुआ पेड़शार निकला, जिससे एक क्रूर वध हुआ। माइकल के बगल में खड़ी गया ने संदेह और चिंता के मिश्रण के साथ फीड को देखा। यह एक और कमबख्त जाल नहीं होना चाहिए, उसने गुर्राते हुए कहा, उसकी आवाज़ में उनके पिछले मुठभेड़ों से सतर्कता झलक रही थी। मुझे लगता है कि यह इस पॉकेट आयाम में अंतिम खेल हो सकता है, उसने सोचा, उसकी नज़र स्क्रीन पर टिकी हुई थी। मूर्ति और उसके चारों ओर का समूह उस पहेली में एक महत्वपूर्ण सुराग लग रहा था जिसे वे सुझाने की कोशिश कर रहे थे। मूर्ति के चारों ओर इकट्ठे हुए साहसी लोगों में से माइकल ने एल्वियन और लिसांड्रा को पहचान लिया, जो सबसे आगे खड़े थे और मूर्ति की बारीकी से जांच कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे कई अन्य लोगों की तरह इस अजीबोगरीब संरचना के महत्व को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि एल्वियन और लिसांड्रा ने इस बारे में कुछ पता लगा लिया है? उसने दूर से मूर्ति को देखते हुए पूछा। ये कहना मुश्किल है, माइकल ने सोच समझकर जवाब दिया, लेकिन हमें वहां जाकर खुद देखना चाहिए। यह मूर्ति सिल्वेरिस के कालकोठरी के अगले हिस्से को खोलने की कुंजी हो सकती है। जब माइकल और गया भीड़ के पास पहुंचे तो वे सहजता से घुल मिल गए, उनकी नज़र बंदर की भव्य चट्टानी मूर्ति पर टिकी हुई थी। 15 फीट ऊंची मूर्ति ने एक क्लब चलाया, जो पहले से ही उसके भयानक रूप को और भी बढ़ा रहा था। इसका भारी भरकम रूप उसके चारों ओर इकट्ठा हुए साहसी लोगों पर एक मंडराती हुई उपस्थिति बना रहा था। साहसी लोग, जिनमें अनुभवी लड़ाके और जिज्ञासु खोजकर्ता शामिल थे, मूर्ति के बारे में जीवंत चर्चा में लगे हुए थे। आपको क्या लगता है कि यह चीज़ किस लिए है? एक साहसी ने पूछा, उसकी आवाज़ में सामान्य जिज्ञासा की भावना गूंज रही थी। ये किसी चीज़ का संरक्षक हो सकता है, या शायद एक पहेली का टुकड़ा हो सकता है, दूसरे ने मूर्ति को सावधानी से देखते हुए उत्तर दिया। तीसरे साहसी ने कहा, देखो, यह उस क्लब को किस तरह से पकड़े हुए है। ये सिर्फ एक मूर्ति से ज़्यादा हो सकता है, शायद ये किसी चीज़ के लिए ट्रिगर हो। ये चीज़ मुझे डराती है, ये बहुत सजीव है। गया माइकल की ओर झुका और फुसफुसाया। माइकल ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी नज़र मूर्ति पर से हटी ही नहीं। चलो अपनी आंखें खुली रखें, सिल्वेरिस बिना किसी कारण के यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं रखेगा। जब माइकल और गया वहाँ खड़े थे, लिसांड्रा और एल्वियन एक गहरी बातचीत में व्यस्त थे। यह एक साधारण मूर्ति से कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर यह जीवित हो जाए और हम पर हमला करे, एल्वियन ने सावधानी से अपनी आवाज़ में टिप्पणी की। हमें किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। सिल्वेरिस की चालें कभी सीधी नहीं होतीं। लिसांड्रा ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी बात सुनकर गया माइकल के करीब झुका और व्यंग्यात्मक ढंग से फुसफुसाया, कोई बात नहीं। अचानक मूर्ति के भीतर से सिल्वेरिस का अलौकिक रूप प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति ने साहसी लोगों के बीच तुरंत हलचल मचा दी। उसने अपने हाथों को मजाक में ताली बजाई, उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। सिरहीन मुर्गियों की तरह इधर उधर भागना, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना कैसा लगता है? सिल्वेरिस ने ताना मारा, उसके लहजे में मनोरंजन स्पष्ट था।
मैं तुम्हें धैर्य का पाठ पढ़ाना चाहूंगा, लेकिन अफसोस दूसरे स्तरों में तुम्हारे लिए बहुत सारे जाल हैं। तुम्हें अगले चरण में ले जाने का समय आ गया है। सिल्वेरिस की नाटकीयता से बेपरवाह अल्वियन ने साहपूर्वक आगे कदम बढ़ाया। निकास कहाँ है सिल्वेरिस? हमने तुम्हारे खेल बहुत लंबे समय तक खेले हैं, उसने पूछा। सिल्वेरिस की हंसी शांत हो गई, क्योंकि वह हवा में तैर रहा था, उसकी आंखों में शरारती चमक थी। आप इसे देख रहे हैं, उसने विशालकाय बंदर की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, जिससे साहसी लोग उसके रहस्यमय शब्दों के पीछे के अर्थ पर विचार करने लगे। सिल्वेरिस की निगाहें भीड़ में घूम गईं, कुछ पल के लिए माइकल और गया पर टिक गईं। यह मूर्ति, उसने हंसते हुए कहा, कोई साधारण चट्टान नहीं है। इसमें जानवरों के महान राजा एड्रोस की आत्मा का एक टुकड़ा है। साहसिकों के समूह में भ्रम की फुसफुसाहट और बड़बड़ाहट फैल गई। उद्धरण चिन्ह एड्रोस, उसके बारे में कभी नहीं सुना, एक साहसी ने दूसरे से कहा। मैंने भी नहीं सुना, जानवरों के राजा का हमसे क्या लेना देना है, एक और साहसी ने संदेह से भरी आवाज में कहा। भ्रम पैदा करने के बाद सिल्वेरिस बस मुस्कुराया। आप में से कुछ लोग जानते हैं कि एड्रोस कौन था, उसने कहा। उसकी आंखें कुछ देर के लिए माइकल और गया से मिलीं, जिन्होंने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। जो नहीं जानते, उनके लिए हम बस इतना ही कह सकते हैं कि वह बहुत ताकतवर और क्रूर व्यक्ति था। और अब, उसकी आत्मा आपकी प्रगति या आपके पतन की कुंजी होगी। कुछ क्षणों के लिए सिल्वारिस की नज़र समूह पर घूमी, उसकी मुस्कुराहट और भी चौड़ी होती गई। तुम लोग शायद सोचते हो कि क्रूर बल ही हर चीज़ का जवाब है, लेकिन अगर तुम यहाँ भी ऐसा ही सोचते रहोगे तो तुम निश्चित रूप से गिर जाओगे, उसने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा। उसके अगले शब्द धीरे धीरे निकले, जो उनके महत्व पर जोर देते थे। इस पॉकेट आयाम से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका चोर की तरह सोचना है। यह इस बारे में नहीं है कि तुम क्या देखते हो, बल्कि इस बारे में है कि तुम क्या नहीं देखते हो। साहसी लोगों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा, उनकी उलझन साफ दिख रही थी। चोर की तरह सोचने से उसका क्या मतलब है? उनमें से एक ने फुसफुसाया, जबकि दूसरे ने घबराते हुए कहा, इसके पीछे कोई चाल होनी चाहिए। यह मूर्ति से लड़ने जितना आसान नहीं हो सकता। इस स्तर के इनाम के लिए यह एड्रोस की आत्मा का टुकड़ा है। जो भी चालाक और इतना मजबूत होगा कि मूर्ति को हरा सके, उसे एक चाबी मिलेगी। ये चाबी अगले स्तर पर एड्रोस के खजाने को खोलती है, उसने खुलासा किया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीरता में बदल गई। और मेरा विश्वास करो, उस संदूक के भीतर के खजाने आपकी सारी परेशानी के लायक हैं। यह आप में से सबसे चतुर व्यक्ति के लिए उपयुक्त पुरस्कार है। उसने अपनी जीभ चटकाई और कहा। जैसे ही सिल्वारिस का अलौकिक रूप फीका पड़ने लगा, हवा में उत्सुकता छा गई। एक बार जब सिल्वारिस का अलौकिक रूप पूरी तरह से गायब हो गया, तो एड्रोस की चट्टान की मूर्ति एक भयानक जोश के साथ जीवित हो उठी। जैसे ही वह अपनी पूरी भव्य ऊंचाई पर पहुंचा, उसकी आंखें भयावह रूप से चमक उठीं, जो साहसी लोगों के ऊपर भारी पड़ रही थी। एक तेज, कुचलने वाली हरकत में मूर्ति ने अपने विशाल क्लब को घुमाया, उसे इतनी ताकत से नीचे पटक दिया कि कई दुर्भाग्यपूर्ण साहसी लोग तुरंत कुचल गए। उनके शरीर जंगल के फर्श पर एक भीषण खूनी पेस्ट में बदल गए। अल्वियन और लिसांद्रा ने अपनी त्वरित सजगता के साथ समय रहते किनारे की ओर छलांग लगा दी और घातक प्रहार से बाल बाल बच गए। बाकी साहसी लोग सदमे और भय से पीछे हट गए, छिपने के लिए या अजेय दिखने वाले विशालकाय जानवर के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी करने के लिए भागते हुए। अराजकता और आतंक के बीच माइकल अपनी जगह पर खड़ा रहा, उसकी निगाहें एड्रोस की एनिमेटेड मूर्ति पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरी, लगभग शिकारी मुस्कान थी। तुम्हारी आत्मा मेरी है, उसकी आवाज़ में उत्साह और हत्या के इरादे का संकेत था। अध्याय 1208 माइकल और गया की समस्या। एड्रोस की विशाल चट्टानी मूर्ति, जो अब सजीव और क्रोधी थी, साहसी लोगों के ऊपर कच्ची शक्ति की भयावह आभा के साथ खड़ी थी। इसने अपने विशाल क्लब को विनाशकारी बल के साथ घुमाया, प्रत्येक प्रहार से धरती कांप उठी और सभी दिशाओं में चट्टान के टुकड़े उड़ने लगे। साहसी लोग, हालांकि शुरू में मूर्ति की विशुद्ध शक्ति से अचंभित थे, जल्दी से इकट्ठा हुए और जवाबी हमला किया। अल्वियन और लिसांद्रा दोनों फुर्तीले और तेज तर्रार, घने जंगल का अपने लाभ के लिए उपयोग करते थे। वे पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाते थे, मूर्ति के विनाशकारी प्रहारों को शालीनता से चकमा देते हुए। चट्टानी मूर्ति का सामना करते हुए लिसांद्रा ने तीरों की बौछार की, प्रत्येक तीर ने मूर्ति पर सटीकता से वार किया। अल्वियन अपने कवच में अपने धातु के पंखों के साथ तारों की रोशनी में चमकते हुए, अंदर और बाहर गोता लगाते हुए, अपनी लंबी तलवार से मूर्ति पर वार करते हुए, प्रत्येक वार के साथ सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट होता था। डर और एड्रेनालाइन से भरे अन्य साहसी लोगों ने अपने पास मौजूद हथियारों से हमला कर दिया। कुछ ने अपने गिरे हुए साथियों के छोड़े हुए हथियारों का इस्तेमाल किया और मूर्ति पर ताबड़तोड़ हमले किए। पत्थरों से टकराने वाली धातु की आवाज़, लड़ाकों की चीखें और गालियां और घायलों की कराहें हवा में गूंज रही थीं। अरे, ये चीज़ कीलों की तरह मजबूत है, साहसी लोगों में से एक ने चिल्लाते हुए कहा और उसने मूर्ति के पैर पर कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन कुल्हाड़ी बिना किसी नुकसान के उछल गई।
हमें इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी, दूसरे ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन मूर्ति के डंडे के वार से बाल बाल बच गया। इस बीच सुरक्षित दूरी पर जाकर माइकल और गया ने पेड़ों में एक ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए अपने मार्क 3 ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल किया। वहां से उन्होंने नीचे हो रही लड़ाई को देखा। यह पागलपन है, गया ने बुदबुदाते हुए देखा कि मूर्ति ने एक और साहसी व्यक्ति को मक्खी की तरह दूर भगा दिया। हाँ, लेकिन उन्हें जाते हुए देखो, माइकल ने जवाब दिया। उसकी आंखें युद्ध के मैदान को स्कैन कर रही थीं। वे हार नहीं मान रहे हैं। उस चीज को नीचे लाने का कोई तरीका होना चाहिए। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, अल्वियन और लिसांड्रा ने अपनी असाधारण युद्ध कौशल का प्रदर्शन जारी रखा। अल्वियन ने अपनी तलवार से चमकीले सोने की चमक के साथ मूर्ति की चट्टानी भुजा का एक हिस्सा काट दिया, जिससे वह क्षण भर के लिए लड़खड़ा गई। लिसांड्रा ने अल्वियन के साथ अपनी हरकतों को तालमेल बिठाते हुए मूर्ति के चट्टानी बाहरी हिस्से में नई उजागर हुई दरारों पर अपने तीरों को निशाना बनाया। उसके निशाने घातक सटीकता के साथ अपने निशाने पर लगे। उनके नीचे साहसी लोग अब अल्वियन और लिसांड्रा की बहादुरी से प्रेरित होकर अपने प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित कर रहे थे। चलो, तुम चट्टानों के बड़े ढेर, अभी गिर जाओ, एक मजबूत योद्धा चिल्लाया, क्योंकि वह और उसके साथी अपनी पूरी ताकत से अपने हथियारों को घुमाते हुए आगे बढ़े। दृश्य को देखते हुए गया एड्रेनालाइन के उछाल को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। हमें नीचे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, उसने कहा। उसका हाथ उसके धनुष को कसकर पकड़े हुए था। हालांकि माइकल ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए अपना ध्यान केंद्रित रखा। वे उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं, उन्होंने कहा, लेकिन ये चीज सिर्फ एक नासमझ मूर्ति नहीं है, यह एक उद्देश्य के साथ लड़ रही है। लगभग ऐसा लगता है जैसे ये उनका परीक्षण कर रही है। एड्रोस की चट्टान की मूर्ति अपने विशाल आकार और क्रूर शक्ति के साथ एक अजेय शक्ति साबित हुई। इसकी हरकतें हालांकि सुस्त लग रही थीं, लेकिन जानबूझकर और विनाशकारी थीं। इसके विशाल पैरों के हर कदम से जमीन हिलती थी, जिससे साहसी लोग संतुलन खो देते थे और खतरे के रास्ते पर चले जाते थे। एक विशेष रूप से भयानक क्षण में साहसी लोगों के एक समूह ने मूर्ति को घेरने का प्रयास किया, लेकिन अचानक उसने अपनी विशाल भुजा को घुमाया, जिससे वे अपने पैरों से गिर गए। उनके शरीर पेड़ों से टकराए और हड्डियां टकराने से टूट गईं। अरे सावधान, एक साहसी व्यक्ति चिल्लाया जब मूर्ति ने अपना डंडा अपने सिर से ऊपर उठाया। कुछ लोगों के लिए चेतावनी बहुत देर से आई, क्योंकि डंडा धरती को हिला देने वाली ताकत के साथ नीचे गिरा और उसके नीचे मौजूद लोगों को कुचलकर खून से लथपथ कर दिया। हड्डियों के टूटने और खून के छींटे पड़ने की आवाज हवा में भर गई, साथ ही घायलों और मरने वालों की हताश चीखें भी। अरे, ये चीज बहुत बड़ी राक्षस है, एक और साहसी व्यक्ति ने शाप दिया, जो मूर्ति के हाथ के वार से बाल बाल बच गया। मूर्ति के लगातार हमलों ने साहसी लोगों को अस्त व्यस्त कर दिया। उनके शुरुआती समन्वय की जगह अब केवल घबराहट और जीवित रहने की प्रवृत्ति ने ले ली। मूर्ति में क्रूर बुद्धि थी, जो साहसी लोगों के समूहों को सोची समझी क्रूरता से निशाना बनाती थी। यह एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही थी, इसका हर वार और लोगों की जान ले रहा था। जंगल की जमीन खून से लाल हो रही थी। अपने सुविधाजनक स्थान से देखते हुए गया मूर्ति की प्रभावशीलता के लिए प्रशंसा के साथ साथ घृणा का भाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। इन बेचारे कमीनों के पास इस चीज के सामने कोई मौका नहीं है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी नज़र नीचे की अराजकता पर टिकी हुई थी। यह एक शिकारी को अपने शिकार के साथ खेलते हुए देखने जैसा है, लेकिन इस पागलपन के पीछे एक तरीका है। ये सिर्फ बिना सोचे समझे किया गया कत्लेआम नहीं है, यह एक परीक्षा है, एक क्रूर और खूनी परीक्षा। मूर्ति ने अपना उत्पात जारी रखा। उसका डंडा बेतहाशा झूल रहा था, जिससे प्रत्येक प्रहार के साथ साहसी उड़ रहे थे। जादूगर कालकोठरी की व्यवस्था के कारण अपने जादू का उपयोग करने में असमर्थ थे। वे रक्षाहीन रह गए। उनकी छड़ें और छड़ें मूर्ति के ठोस चट्टानी रूप के सामने बेकार हो गईं। जैसे जैसे मृत्यु दर बढ़ती गई, शेष साहसी लोगों ने आशा खोना शुरू कर दिया। उनके हमले अधिक हताश और कम समन्वित होते गए। अचानक विशाल वानर प्रतिमा ने एक नया भयानक हमला शुरू कर दिया। इसने अपनी छाती पर प्रहार करना शुरू कर दिया। एक लयबद्ध गड़गड़ाहट वाली ध्वनि जंगल में गूंज रही थी। प्रत्येक धड़कन के साथ इसकी छाती पर चट्टान के टुकड़े अलग हो गए, जिससे एक दिल दिखाई दिया जो एक चमकदार, लगभग अंधा करने वाली सफेद रोशनी से चमक रहा था। साहसी लोग, जो पहले से ही मूर्ति के क्रूर शारीरिक हमलों से लड़खड़ा रहे थे, डरावने रूप से देख रहे थे, क्योंकि मूर्ति का दिल सीधे उन पर निशाना साध रहा था। हृदय की प्रत्येक धड़कन से हड्डियों को ठंडा करने वाली बर्फ की गेंदें निकलती थीं, जो घातक सटीकता के साथ जमीन और साहसी लोगों की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। ठंड इतनी तीव्र थी कि जिस क्षण इसने साहसी लोगों को छुआ, इसने उन्हें तुरंत जमा दिया। जमी हुई आकृतियां किसी ठोस चीज से टकराने पर लाल रंग की बर्फ के विचित्र टुकड़ों में बिखर गईं, जो जंगल के फर्श पर बिखर गईं। अरे, अब क्या होगा? एक साहसी व्यक्ति चिल्लाया, घातक ठंड की गेंदों से बचने की कोशिश करते हुए। हालांकि लिसांड्रा और अल्वियन ने अपनी युद्ध तत्परता का प्रदर्शन किया।
उन्होंने तेजी से अपनी कलाई से वापस लेने योग्य ढालों को तैनात किया, जिससे ठंड की गेंदों को प्रभावी ढंग से रोका जा सका। जंगल की मंद रोशनी में चिकनी और धातु की ढालें चमक रही थीं, उनकी सतहें ठंड के प्रभाव को फुफकार के साथ अवशोषित कर रही थीं। ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं जिनके पास फैंसी कवच है, गया ने अपने सुविधाजनक स्थान से टिप्पणी की, जोड़ी के रक्षात्मक युद्धाभ्यास को देखते हुए। वे ढालें, वे साधारण नहीं हैं, गया ने कहा। नोव एल बी JNN। ठंड के हमलों की बौछार करने के बाद मूर्ति की छाती बंद हो गई और शारीरिक हमलों का अपना पुराना पैटर्न फिर से शुरू कर दिया। संख्या और जोश में पहले से ही कम हो चुके साहसी लोगों ने इस नए आक्रमण का सामना भय और हताशा के मिश्रण के साथ किया। शिट शिट शिट, ये चीज़ बेरहम है, एक साहसी व्यक्ति चिल्लाया, मूर्ति के क्लब के एक और घातक झटके से बचता हुआ। अभी भी अपनी ढालों का उपयोग करते हुए लिसांड्रा और अल्वियन ने शेष साहसी लोगों को एक अधिक प्रभावी रक्षात्मक गठन में समन्वित करने का प्रयास किया। पास रहो और एक दूसरे की पीठ पर नजर रखो, लिसांड्रा चिल्लाए, उसकी आवाज़ अराजकता को चीरती हुई। माइकल के बगल में पेड़ पर ऊंचे स्थान पर बैठी गाय ने बंदर की मूर्ति के क्रूर हमलों को गहरी दिलचस्पी से देखा। नीचे साहसी लोगों पर दिल के ठंडे प्रभाव को देखने के बाद वह माइकल की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण झलक रहा था। क्या तुमने वह दिल देखा? यही तो इस पूरी चीज को संचालित कर रहा है, गया ने मूर्ति की छाती की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर हम सिल्वारिस के सुझाव के अनुसार चोर की तरह सोचो उस दिल को पा सकें तो हमें उसके खजाने की चाबी मिल जाएगी। फिर भी माइकल ने उसके विचार को साझा नहीं किया। इसके बजाय वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि उसने उनके नीचे चल रही अराजकता को देखा। ये बहुत स्पष्ट है, उसने आखिरकार कहा, उसकी नज़र अभी भी बंदर की मूर्ति और उसके चमकते हुए दिल पर टिकी हुई थी। सिल्वारिस इसे इतना सीधा नहीं बना सकता, कहीं न कहीं कोई चाल जरूर होगी। गया ने स्थिति की जटिलता को समझते हुए सहमति में सिर हिलाया। आप शायद सही हैं, उसने स्वीकार किया, सिल्वारिस को अपनी चालें और जाल पसंद हैं। हमें इस बारे में और अधिक होशियार होने की आवश्यकता है। कुछ और मिनटों तक लड़ाई देखने के बाद माइकल ने बेहतर परिप्रेक्ष्य के लिए अपने ड्रोन में से एक का उपयोग करने का फैसला किया। उसने ड्रोन को साहसी लोगों और बंदर की मूर्ति के ऊपर मंडराने के लिए कहा, ताकि किसी का ध्यान न जाए। अपने दिमाग में प्रक्षेपित ड्रोन के फीड के माध्यम से माइकल ने अराजक दृश्य का सर्वेक्षण किया, उसका ध्यान क्रूर हमलों और पर्यावरण के बीच स्थानांतरित हो रहा था। जब बंदर की मूर्ति ने अपनी छाती को फिर से खोलने के लिए रुककर बर्फीले बर्फ के गोले का एक और दौर जारी किया, तो माइकल ने फीड को फ्रीज कर दिया और प्राणी की पीठ पर जूम इन किया। बंदर का विशाल रूप, उसकी बड़ी मांसल पीठ और अतिरंजित नितंबों के साथ स्क्रीन पर हावी था। उसने हर विवरण की जांच की, कुछ भी असामान्य खोजने की तलाश में। फिर जब मूर्ति स्थिर खड़ी थी, अपने बर्फ के गोले दाग रही थी, माइकल ने सबसे अप्रत्याशित स्थानों में एक हल्की चमक देखी, बंदर के नितंबों की दरार के भीतर। आगे जूम इन करने पर उसके संदेह की पुष्टि हुई। वहां वह थी, एक मंद चमकती हुई धातु की चाबी, चतुराई से छिपा दिया गया तथा केवल तभी दिखाई देता है जब बंदर हमला करने के लिए अपनी गतिविधियां बंद कर देता है। चाबी को देखते हुए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। चाबी छिपाने के लिए सभी जगहों में से, उसने खुद से कहा। उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। सिल्वेरिस के विचित्र हास्य से वह खुश और थोड़ा निराश था। स्थिति की बेतुकी बात पर हंसने की अपनी इच्छा को दबाते हुए माइकल ने गया की ओर रुख किया, अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश करते हुए। तो मेरे पास अच्छी खबर और बुरी खबर है, उसने शुरू किया। उत्सुक और चाबी के अजीबोगरीब स्थान से अनजान, गया ने जवाब दिया, ठीक है, पहले मुझे अच्छी खबर बताओ। अच्छी खबर, माइकल ने नाटकीय प्रभाव के लिए विराम दिया, यह है कि मुझे खजाने की तिजोरी की चाबी मिल गई है। बढ़िया, तो बुरी खबर क्या है? गया ने कंधे उचका दिए। ठीक है, माइकल हिचकिचाया, बुरी खबर यह है कि चाबी है। वह फिर से रुका, सही शब्दों की तलाश में। चाबी बंदर की गांड में है। गया की शुरुआती प्रतिक्रिया उलझन में थी। ओह रुको, क्या? उसने आश्चर्य से कहा, उसके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास का मिश्रण था। अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए माइकल ने एक दर्पण निकाला और ड्रोन की चाबी के स्थान की छवि को उस पर स्थानांतरित कर दिया। खुद ही देख लो, उसने उसे दर्पण देते हुए कहा। दूसरी ओर गया ने अपनी आंखें चौड़ी करके छवि को देखा। अरे, हम बंदर की गांड से चाबी कैसे निकालेंगे? उसने झल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज़ निराशा में बढ़ रही थी। माइकल का चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि उसने हंसने से बचने की कोशिश की। हम इसे नहीं ले रहे हैं। याद रखें कि आपका कवच आपको कैसे अदृश्य बना सकता है, इसलिए यह आपका काम है। गया का चेहरा घृणा से विकृत हो गया क्योंकि वह एक पूरा वाक्य बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तुम अदृश्य हो या नहीं, ये बस घिनौना है, वह हकलाते हुए बोली, आगे के कार्य से स्पष्ट रूप से भयभीत। अध्याय 1209 कालकोठरी का अगला स्तर।
जब जानवर राजा एड्रोस की आत्मा वाली चट्टान की मूर्ति ने साहसी लोगों से लड़ाई की तो गया ने खुद को एक मुश्किल और अप्रिय स्थिति में पाया। चाबी निकालने के लिए मूर्ति के बट के अंदर हाथ डालने का विचार उसके लिए घृणित था। आखिर सिल्वरिस क्या सोच रहा था? गया ने सिल्वरिस के बारे में बड़बड़ाया और माइकल को अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते देखकर उसकी जलन जल्दी से उसकी ओर मुड़ गई। अगर तुम मेरे पति नहीं होते और मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करती तो मैं तुम्हें नरक में धकेल देती, गया ने सख्ती से कहा। ये खजाने की तिजोरी की चाबी पाने का एकमात्र तरीका है। हम जितनी देर करेंगे उतनी ही संभावना है कि कोई और व्यक्ति चाबी कहाँ छिपाए हुए है उसे खोज लेगा और उसे ले जाएगा, माइकल ने शांति से समझाया। इस बीच विशाल चट्टान की मूर्ति ने साहसी लोगों पर लगातार हमला किया। हालांकि लिसांद्रा और अल्वियन ने प्रभावशाली चपलता का प्रदर्शन किया और मूर्ति पर सटीकता से प्रहार किया, लेकिन वे कोई वास्तविक क्षति नहीं पहुंचा सके। अल्वियन अपनी लंबी तलवार से मूर्ति की बांह का एक टुकड़ा काटने में कामयाब रहा, लेकिन इससे पत्थर के जानवर का गुस्सा और बढ़ गया। युद्ध के अनुभव और एड्रोस की आत्मा के ज्ञान से प्रेरित होकर मूर्ति अजेय लग रही थी। भाड़ में जाओ, गाया ने हताशा में कहा। जिस पेड़ की शाखा पर वह बैठी थी उस पर पैर पटकते हुए। ठीक है, मैं ये करूंगी, लेकिन तुम मुझ पर बहुत बड़ा एहसानमंद हो, गाया ने आखिरकार स्वीकार किया, खुद को चाबी वापस पाने के अप्रिय कार्य के लिए तैयार करते हुए। यह आत्मा है, माइकल ने हंसते हुए कहा, चंचलता से उसके गाल पर चुटकी ली। अपनी झुंझलाहट के बावजूद गाया उसके हाव भाव पर एक छोटी सी मुस्कान बिखेरने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने चिढ़ाते हुए कहा, अपने कवच की क्लोकिंग क्षमता को सक्रिय करने और जमीन पर कूदने से पहले। माइकल ने ऊपर से देखा, थर्मल विजन का उपयोग करके गया की हरकतों पर नजर रखी। जैसे ही वह युद्ध के मैदान के पास पहुंची, मूर्ति ने अपना हमला रोक दिया, अपनी छाती पीट ली और साहसी लोगों पर ठंडी बर्फ के गोले बरसाए। साहसी लोग छिपने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ जंगल में पेड़ों के पीछे छिप गए, जबकि अन्य ने बेतहाशा शवों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। जल्दी करो, उस पेड़ के पीछे, लिसांद्रा चिल्लाए, एक बड़े ओक की ओर भागी। बर्फ के गोले हवा में उड़ते हुए हवा को बर्फ की तरह ठंडा कर रहे थे। क्या सब ठीक है? अल्वियन ने पुकारा, दूसरे पेड़ के पीछे छिपते हुए, जिसकी छाल मूर्ति के हमलों से निकलने वाली ठंड से जमने लगी थी। हम ठीक हैं, लेकिन यह पागलपन है, एक और साहसी चिल्लाया, जमी हुई जमीन को गले लगाते हुए। हम उस चीज को कैसे रोकेंगे? उनके आसपास का क्षेत्र काफी ठंडा हो गया था, उनकी सांसें हवा में धुंध के गुबार के रूप में दिखाई दे रही थीं। बर्फ की गेंदों ने कभी हरे पत्तों को क्रिस्टलीय सफेद में बदल दिया था, पेड़ बर्फ की मूर्तियों की तरह लग रहे थे। मैं अब अपनी उंगलियां महसूस नहीं कर सकता, एक युवा साहसी ने शिकायत की, अपने हाथों में गर्मी वापस लाने की कोशिश करते हुए। हमें तेजी से सोचने की जरूरत है या हम खुद बर्फ की मूर्तियां बन जाएंगे, अल्वियन ने पेड़ के चारों ओर सावधानी से झांकते हुए कहा। मूर्ति अथक थी, उसकी छाती लगातार और अधिक बर्फ की गेंदें दागने के लिए खुल रही थी। कोई विचार? एक योगिनी ने पूछा। बस एक, अल्वियन ने उत्तर दिया, लेकिन इसके लिए हम सभी को एक साथ काम करने की जरूरत होगी। हम एक पेड़ का उपयोग करते हैं, एक गुलेल की तरह। जब दिल खुल जाए तो मुझे उसमें डाल देना, अल्वियन ने प्रस्ताव रखा, उसकी आंखें ऊंची मूर्ति पर टिकी हुई थीं। यह आत्महत्या है, एक साहसी व्यक्ति ने कहा, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। क्या आपके पास कोई बेहतर योजना है? अल्वियन ने अपने साथियों के चिंतित चेहरों पर नजर डालते हुए पलटवार किया। ये वास्तव में काम कर सकता है। ऐसा लगता है कि मूर्ति को दिल की शक्ति मिल रही है, और अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वह अल्वियन है, लिसांद्रा ने बीच में कहा। उस पल मूर्ति ने अपनी छाती बंद कर ली और अपने विशाल क्लब को घुमाना शुरू कर दिया, जिससे ठंड से ढके पेड़ों को बर्फीले टुकड़ों में तोड़ दिया गया। साहसी लोग घातक झटकों से बचते हुए तितर बितर हो गए। इसे विचलित रखें, अल्वियन चिल्लाया और एक बड़े मजबूत पेड़ की ओर भागा। लिसेंड्रा और कुछ बौने तेजी से दूसरे पेड़ पर चले गए, उसे नीचे झुकाकर एक अस्थायी गुलेल बनाया। उन्होंने पेड़ को अल्वियन के पीछे रख दिया, अपने पल का इंतजार करते हुए। इस बीच साहसी लोगों की भागदौड़ से बेपरवाह बंदर की मूर्ति ने अपने विशाल पैरों से उनमें से कई पर हमला किया, जिससे वे तुरंत कुचल गए। जमी हुई जमीन पर खून बिखरा हुआ था और हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज जंगल में गूंज रही थी। अपनी जगह पर डटे रहो, लिसांद्रा ने चिल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज अराजकता को चीरती हुई निकल रही थी। अल्वियन ने जानवर को देखते हुए चुनौती देते हुए चिल्लाया, अपना सीना खोलो कमीने। आखिरकार मूर्ति ने अपना हमला रोक दिया, अपनी छाती पर जोरदार प्रहार करते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, फिर एक बार फिर अपनी छाती खोली। वीरता के देवता के नाम पर, अल्वियन चिल्लाया, छोड़ दो, NOWELL-BE-N.C ओम। उस आदेश के साथ लिसांद्रा और बौनों ने उस पेड़ को छोड़ दिया जिसे वे झुका रहे थे। पेड़ में दबा हुआ तनाव बाहर निकल आया, जिससे अल्वियन बंदर की मूर्ति की ओर उछल पड़ा।
जैसे ही वह बर्फीली हवा में ऊपर चढ़ा, उसने अपनी कलाई से अपनी सुनहरी धातु की ढाल वापस खींच ली ताकि खुद को बर्फ के गोले की बौछार से बचा सके। पेड़ों के पीछे छिपे साहसी लोग आशा और उम्मीद के मिश्रण के साथ अल्वियन को देख रहे थे। धातु के साथ सुनहरे कवच में लिपटे हुए पंख और एक सुनहरी तलवार से लैस वह उड़ते हुए एक देवदूत जैसा लग रहा था। जैसे ही वह हवा में ऊपर की ओर बढ़ा, ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। फिर घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में, जैसे ही अल्वियन की तलवार बंदर के चमकते हुए दिल को भेदने वाली थी, चट्टान की मूर्ति अप्रत्याशित रूप से अपनी जगह पर जम गई। पहले सभी ने माना कि यह अल्वियन की तलवार थी जिसने बर्फ की गेंदों को रोक दिया था, लेकिन अल्वियन ने खुद महसूस किया कि मूर्ति ने उसके ब्लेड के संपर्क में आने से कुछ सेकंड पहले ही अपना हमला बंद कर दिया था। लेकिन शांति थोड़े समय के लिए ही रही, क्योंकि अचानक मूर्ति टूट गई और बहुत जोर से फट गई, जिससे अल्वियन पीछे की ओर उड़ गया। विस्फोट इतना तीव्र था कि इसने गया के कवच में आकाशीय क्रिस्टल से आकाशीय ऊर्जा प्रवाह को बाधित कर दिया, जिससे उसका लबादा निष्क्रिय हो गया। विस्फोट से गया एक पेड़ से टकरा गई, उसके हाथ में सुनहरी चाबी थी और वह जमीन पर गिर गई। उसने अपने मुंह में खून थूक दिया और घृणा से मुंह बना लिया। काश मैं भूल पाता कि ऐसा कभी हुआ था, गया ने तिरस्कार से चाबी को देखते हुए कहा। मूर्ति के पिछले हिस्से में हाथ डालने की याद, भले ही वह सिर्फ एक पत्थर था, उसे घृणा से भर देती है। तुमने कर दिखाया, एल्विन एडवेंचरर्स में से एक ने अल्वियन को देखते हुए कहा। उनकी आवाज में राहत और उत्साह था। कुछ अन्य लोग अल्वियन को खड़ा करने में मदद करने के लिए दौड़े। गलती से मूर्ति की हार का श्रेय उसे दे दिया। हालांकि लिसांड्रा ने अपने सुविधाजनक स्थान से देखा कि गया पत्थरों के ढेर के पीछे खड़ा है और उसके हाथ में सुनहरी चाबी है। मूर्ति के ढहने से अभी भी सदमे में चल रहे एडवेंचरर्स को यह देखकर भ्रम और सदमा लगा कि गया के हाथ में चाबी है। स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए उनके बीच बड़बड़ाहट और हैरानगी फैल गई। वह कहाँ से आई थी? एक एडवेंचरर ने दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा, अपनी घबराहट को छिपा नहीं पाया। उसे चाबी कैसे मिली? क्या अल्वियन ने बंदर को नहीं हराया था? एक और ने जोर से आवाज लगाई, जो सामने आ रहे दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग जो उस पल की गर्मी में फंस गए थे, आरोप लगाने लगे। उसने चाबी चुरा ली, एक ने गया की ओर इशारा करते हुए कहा। हवा में तनाव साफ देखा जा सकता था, क्योंकि समूह ये समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि आखिर कैसे गया के पास चाबी आ गई, जबकि अल्वियन को मूर्ति की हार का श्रेय दिया जा रहा था। अल्वियन भी हैरान था, जबकि लिसांड्रा शांत रही। जब एडवेंचर्स आरोप लगा रहे थे, तब सिल्वेरिस की ईथर आकृति जमीन से उभरी और गया एडवेंचर्स और चट्टानों के ढेर के बीच तैरने लगी, जो कि बंदर की चट्टान की मूर्ति हुआ करती थी। अच्छा किया, सिल्वेरिस ने ताली बजाई जब एड्रोस का आत्मा टुकड़ा, जिसने मूर्ति को शक्ति दी थी, चट्टानों के ढेर से ऊपर तैरता हुआ क्रिस्टलीकृत होकर गया के हाथ में आ गया। गया आश्चर्य से अचंभित होकर अपने हाथ में चमकते क्रिस्टल और दूसरे हाथ में सुनहरी चाबी को घूर रहा था। तुम्हारे पास चाबी है प्रिय, इस कालकोठरी के अगले स्तर पर मेरे खजाने की सामग्री का आनंद लो, सिल्वेरिस ने अपनी आंखों में शरारत और प्रशंसा के भाव के साथ कहा, ये संदेह करते हुए कि वह वास्तव में बंदर को हराने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। अल्वियन आगे बढ़ा और सिल्वेरिस से स्पष्टीकरण मांगा। सिल्वेरिस, यहाँ क्या हो रहा है? उसके पास चाबी कैसे पहुंची? उसने अपनी आवाज को दृढ़ रखते हुए पूछा। एक धूर्त मुस्कान के साथ सिल्वेरिस ने मजाक में जवाब देने से पहले दिल खोलकर हंसा। जब तुम क्रूर लोग अपनी मांसपेशियों से सोचते हुए मेरे सेवक को हराने की कोशिश में व्यस्त थे, उस चतुर युवती और उसके साथी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक चोर की तरह सोचा, जैसा कि मैंने सलाह दी थी। उसने चाबी को उसके गधे से चुरा लिया। जब कुछ साहसी लोगों ने सिल्वेरिस को सुना, तो उन्होंने भ्रमित नजरों का आदान प्रदान किया। क्या उसने अभी गधा कहा था? उनमें से एक ने हैरान होकर पूछा। सिल्वारिस ने बेबाकी और खुश होकर कहा, हाँ, तुमने सही सुना। उसने सचमुच अपना हाथ बंदर की गांड में डाला और चाबी निकाल ली। मेरी राय में इसके लिए बच्चों की तरह तलवारें और भले घुमाने से ज्यादा हिम्मत और चतुराई की जरूरत होती है। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी, जिससे स्थिति की बेतुकी बात उजागर हुई। गया हालांकि चाबी और एड्रोस की क्रिस्टलीकृत आत्मा के टुकड़े के कब्जे में था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से परेशान था। जैसे ही सभी की नजरें उस पर टिकी, सिल्वारिस ने मिश्रण में एक और कर्व बॉल फेंकने का फैसला किया। लेकिन क्योंकि मैं बहुत उदार आत्मा हूं और इस कालकोठरी को डिजाइन करने में बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं आप सभी को अपने खजाने की छाती पर एक और शॉट दूंगा, सिल्वारिस ने घोषणा की, जिससे गया भौहें सिकोड़ गया। उसे लगा कि एक और परेशान करने वाला मोड़ आने वाला है। फिर सिल्वारिस ने अगले कालकोठरी स्तर का विवरण बताया। अगले चरण में आप में से प्रत्येक कालकोठरी का एक छोटा मालिक बन जाएगा। आपका काम इस चाबी की तलाश करना है जो अब गया के पास है। जो कोई भी उससे इसे लेने में कामयाब होता है, वह उसकी हो जाती है। एक टाइमर होने वाला है और समय समाप्त होने पर जिसके पास चाबी होगी, उसे खजाने का बक्सा मिल जाएगा। उन्होंने उनकी प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए रुकते हुए समझाया।
चीजों को थोड़ा और रोचक बनाने के लिए मैंने पूरे स्तर पर कुछ पावर अप बिखेरे हैं। बूस्ट, मंत्र, विशेष हथियार, आप नाम बताइए। इन पर अपना हाथ रखो और तुम एक गंभीर बढ़त हासिल करोगे, सिल्वेरिस ने कहा। उसकी मुस्कुराहट व्यापक और अधिक द्वेषपूर्ण होती जा रही थी। एक सच्चा चोर जानता है कि अपनी लूट की रक्षा कैसे करनी है, इसलिए सबसे अच्छे चोर को जीतने दो। सिल्वेरिस ने अपनी उंगलियों को चटकाने से पहले निष्कर्ष निकाला, उन्हें कालकोठरी के अगले स्तर पर ले गया। अध्याय 1210 शार की मृत्यु आए। सिल्वारिस ने जैसे ही अपनी उंगलियां चटकाईं, वे एक चमकदार रोशनी में लिपट गईं, जिसने सभी को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने उन्हें फिर से खोला तो उन्होंने खुद को एक विशाल बंजर भूमि पर पाया, जो घरों, वॉच टावर और ढहती इमारतों जैसी परित्यक्त संरचनाओं से भरी हुई थी। दूर, सोने से रंगा हुआ एक घर दूर से चमक रहा था। उनके ऊपर एक अलौकिक घड़ी तैर रही थी, जो किसी भी बिंदु से दिखाई देने के लिए पर्याप्त बड़ी थी। हम कहाँ हैं? एक साहसी ने अजीब परिदृश्य को स्कैन करते हुए पूछा। वहां देखो, एक चांदी के बालों वाली एल्वेन महिला ने आकाश की ओर इशारा किया। घड़ी, जो शुरू में 0 दिखा रही थी, धीरे धीरे 12 पर पहुंच गई। जबकि कई लोगों ने अपने नए परिवेश का सर्वेक्षण किया, दूसरों ने तुरंत गया की खोज शुरू कर दी, जिसके पास चाबी थी। उसे 2 खंडहर इमारतों के बीच एक फुटपाथ पर खड़ा देखा गया। वह वहां है, एक बौने ने अपनी कुल्हाड़ी लहराते हुए कहा। गया ने अभी भी सुनहरी चाबी पकड़ी हुई थी, हालांकि एड्रोस का क्रिस्टलीकृत आत्मा का टुकड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक पूरे इलाके में जोरदार धमाका हुआ। कई छोटे सुनहरे बवंडर लगभग 3 फीट ऊंचे विभिन्न स्थानों पर दिखाई दिए, इमारतों के अंदर, वॉच टावर पर और युद्ध के मैदान में बिखरे हुए। ये शायद सिल्वरिस द्वारा बताए गए पावर अप हैं, अल्वियन ने समूह के सामने खड़े होकर कहा। उसके बगल में लिसांद्रा चुप रही, उसका शांत व्यवहार बढ़ते तनाव के विपरीत था। शिकार शुरू हो जाए, सिल्वरिस की आवाज गूंजी और घड़ी ने अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दी। चलो, तुम बेवकूफ, अगर हिम्मत है तो इसे लेने की कोशिश करो, गया ने ताना मारते हुए चाबी को अपनी कवच की जेब में डालते हुए और अपना धनुष खींचते हुए कहा। उम्मीद थी कि अल्वियन हमले का नेतृत्व करेगा, लेकिन जब उसने अपनी लंबी तलवार को म्यान में रखा तो साहसी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसने चट्टान की मूर्ति के खिलाफ निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से वह चाबी अर्जित की। मैं उससे इसे चुराने के लिए इतना नीचे गिरने से इनकार करता हूं, अल्वियन ने घोषणा की, उसकी आवाज उसके अधिक सिद्धांतों को दर्शाती थी। साहसी लोग उसके रुख से हैरान थे, लेकिन लिसांद्रा ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि वह वीरता और बहादुरी के देवता वेलोरियस के मूल्यों का पालन करता है। लेकिन अगर आप में से कोई उससे चाबी छीनने में कामयाब हो जाता है तो यह उचित खेल है और मैं इसके लिए लड़ने में संकोच नहीं करूंगा, अल्वियन ने कहा। चिंता मत करो, मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, गया ने आत्मविश्वास से हंसते हुए कहा। साहसिकों के समूह का सामना करते हुए गया ने अपनी जगह पर खड़े होकर कहा। बौने, कल्पित बौने, मनुष्य और हाफलिंग, सभी विभिन्न कवच पहने हुए, धीरे धीरे फैल गए, उसके चारों ओर एक घेरा बनाते हुए। चमड़े के कवच में एक फुर्तीला हाफलिंग तेजी से एक टूटी हुई इमारत पर चढ़ गया और घूमते हुए बवंडर में से एक पर पहुंच गया। उसके पास एक पावर अप है, एक बौना चिल्लाया, इमारत के ऊपर हाफलिंग को देखकर। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, हाफलिंग एक सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ था, जिसने उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बना दी थी। मैं फिर से दिव्य ऊर्जा का उपयोग कर सकता हूँ, हाफलिंग ने खुशी से कहा, अपने हाथ में ज्वाला का एक गोला बनाया। जब उसने गया पर निशाना साधा तो उसकी मुस्कान भयावह हो गई। चुंबक खींचो, उसने मंत्र का जाप किया और गया ने महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। उसके कवच की जेब में चाबी कंपन करने लगी और हिलने लगा, लेकिन गया ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। इतनी जल्दी नहीं, उसने चाबी को कसकर पकड़ते हुए कहा। उसे बाहर निकालो, चाबी मेरी है। जैसे ही साहसी लोग चाबी की चाहत में हरकत में आए, अराजकता फैल गई। जादू करने वाले हाफलिंग ने गया के प्रतिरोध को महसूस करते हुए भौहें सिकोड़ लीं। उसका जादू, जिसे अक्सर हाफलिंग जेब कतरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अप्रत्याशित रूप से गया के खिलाफ मजबूत था, जिसमें साधना की कमी थी। क्यूई जागृति क्षेत्र में होने के कारण देवताओं के क्षेत्र में शुरुआती चरण के रूप में भी हाफलिंग को गया पर एक महत्वपूर्ण लाभ मिला। जैसे ही गया संघर्ष कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह चाबी खो सकता है। लेकिन अचानक एक और हाफलिंग इमारत पर चढ़ गया और जादू करने वाले हाफलिंग की पीठ में छुरा घोंप दिया। खून बिखरा और हाफलिंग का हाथ गिर गया, उसका जादू बाधित हो गया। जैसे ही हाफलिंग जमीन पर गिरा, गया ने महसूस किया कि उसे खींचने वाला बल तुरंत खत्म हो गया। अवसर का लाभ उठाते हुए उसने तेजी से आगे बढ़ रहे साहसी लोगों पर एक विस्फोटक तीर चलाया, जिससे वे एक जोरदार धमाके के साथ तितर-बितर हो गए। उसे पकड़ो, कुछ बौने चिल्लाए और पीछा जारी रखने के लिए एकजुट हो गए। मेरा पावर अप कहाँ है? वह आधा आदमी जिसने अभी अभी अपने साथी को धोखा दिया था, अविश्वास में चिल्लाया। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने कृत्य से कोई शक्ति वृद्धि नहीं मिली है।
तो मारने से पावर अप ट्रांसफर नहीं होता है न? लिसांड्रा ने खुद ही लड़ाई में कूदने से पहले सोच समझकर कहा। जब कवच में बौने और कल्पित बौने गया पर हमला करने लगे, सभी ने चाबी छीनने पर ध्यान केंद्रित किया। गया पीछे हट गया, तेजी से तीर चला रहा था। हालांकि साहसी लोगों ने खुद को बचाने के लिए ढाल का इस्तेमाल किया और कुशलता से चकमा दिया, उसके विस्फोटक तीरों से बचने के लिए कवर लिया। आगे बढ़ते रहो, उसके पास असीमित तीर नहीं हो सकते, उसके पीछे हटो। जब साहसी लोग इमारतों के चारों ओर घूम रहे थे तो ये नारे हवा में गूंज रहे थे। वे लाभप्रद स्थिति की तलाश कर रहे थे। इस बीच अधिक चालाक हाफलिंग और मनुष्य अतिरिक्त पावर अप के लिए क्षेत्र की खोज कर रहे थे। कालकोठरी के शुरुआती चरणों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने वाले अधिक साहसी लोग युद्ध के मैदान में उभरने लगे। सभी को वर्तमान स्तर के बारे में जानकारी दी गई। इसने गया को सभी के लिए मुख्य लक्ष्य बना दिया। जैसे ही बौने, कल्पित बौने और मनुष्यों सहित 12 साहसी लोगों के एक समूह ने चतुराई से गया को घेर लिया और उसकी ओर दौड़े, एक अचानक अप्रत्याशित घटना ने स्थिति को बदल दिया। एक काली ढाल हवा में घूमी, घातक सटीकता के साथ प्रहार किया। इसने बौनों का सिर धड़ से अलग कर दिया और बाकी बौनों को कमर से काट दिया। खून छिड़का और शरीर के अंग बिखर गए, क्योंकि लाशें एक भयानक धमाके के साथ जमीन पर गिरीं। शेष साहसी, स्तब्ध और भयभीत, अपनी जगह पर जम गए। उसी क्षण माइकल प्रकट हुआ, कहीं से छलांग लगाकर गया के सामने सुरक्षात्मक रूप से उतरा। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 15,000 बदमाश अंक है। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 12,000 बदमाश अंक है। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 10,000 बदमाश अंक है। माइकल के सिर में सिस्टम नोटिफिकेशन बजते रहे, उसे उसकी बदमाशी के लिए बधाई देते हुए और उसे अंक देकर पुरस्कृत करते हुए, जब वह साहसी लोगों का सामना कर रहा था। अल्वियन और कई अन्य लोगों ने पहली बार माइकल को एक क्षण में देखा। वे हैरान रह गए। वे उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन उसका बेपरवाह व्यवहार और जिस तरह से उसके काले लबादे उसके मांसल शरीर को उभार रहे थे, उससे उन्हें असहज महसूस हुआ। लिसेंड्रा माइकल की क्षमताओं को पहले भी देख चुकी थी, खासकर जब उसने उसके ड्रैगन एमवी को साहपूर्वक मुक्का मारा था, इसलिए वह बेहतर जानती थी। वह अलग है, वे अलग हैं, उसने चुपचाप अपने आप से कहा। क्रूर प्रदर्शन से सदमे में आए साहसी लोगों ने खजाने की तिजोरी के लालच को अपने डर पर हावी होने दिया। खतरे को नजरअंदाज करते हुए वे गया और माइकल दोनों पर टूट पड़े। बेवकूफ, माइकल ने जल्दी से गया को पकड़ते हुए कहा। उसने अपना हाथ उठाया, अपनी कलाई से एक ग्रैपलिंग हुक को पास की एक इमारत की ओर फेंका और उन्हें तेजी से ऊपर की ओर धकेल दिया। वे भाग रहे हैं, वह किसी गैजेट का इस्तेमाल कर रहा है। माइकल और गया को छत पर सुरक्षित उतरते देख साहसी लोग हताशा में चिल्लाने लगे। उनका पीछा करो, चुप रहो, हारे हुए। गया ने नीचे के साहसी लोगों को अपनी बीच वाली उंगली दिखाते हुए ताना मारा और फिर दूर स्थित सुनहरे घर की ओर भाग गया। खेल अभी दिलचस्प हो गया है। लिसांड्रा ने गौर से जिन और शर को दूसरे पावर अप की ओर बढ़ते हुए देखा। एक एल्फ ने वॉच टावर के अंदर एक पावर अप को देखा और उसे लेने के लिए तेजी से ऊपर चढ़ गया। जब वह आसानी से संरचना पर चढ़ गया तो उसकी चपलता और शालीनता स्पष्ट थी। इस बीच दूसरी तरफ गया और माइकल का पीछा लगातार साहसी लोगों के एक समूह द्वारा किया जा रहा था। बेखौफ और अनियंत्रित, गया ने उन्हें रंगीन गालियों की एक श्रृंखला के साथ ताना मारा। चलो, तुम धीमे हो, मुझे पकड़ नहीं सकते है न? गया ने मजाक उड़ाया, उसके शब्दों में मजाक की बू आ रही थी। कुछ अधिक दृढ़ साहसी लोग पीछे न रहने के लिए छतों पर चढ़ने लगे और मायावी जोड़ी का डटकर पीछा करने लगे। वॉच टावर पर वापस आकर एल्फ पावर अप तक पहुंच गया और उसे छू लिया। तुरंत एक बड़ा क्रॉसबो जो ज्वलंत बोल्टों से लैस था उसके हाथों में आ गया। वॉच टावर के ऊंचे स्थान ने एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया और उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। हे, चलो देखते हैं कि उन्हें ये कैसा लगता है, एल्फ ने अपने नए हथियार से निशाना साधते हुए कहा। उसने ज्वलंत बोल्टों को फायर करना शुरू कर दिया। प्रत्येक शॉट घातक सटीकता के साथ निशाना साध रहा था, जिससे पीछा चकमा देने और बुनाई के खतरनाक नृत्य में बदल गया। युद्ध के मैदान के दूसरी ओर शार ने चतुराई से एक परित्यक्त घर में प्रवेश किया। उसकी आंखें अंदर एक पावर अप पर टिकी हुई थीं। मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगी, उसने एक प्रतिशोधी स्वर में कहा, चमकती हुई वस्तु को छूने के लिए आगे बढ़ते हुए। जिस क्षण उसकी उंगलियां उसके संपर्क में आईं, एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ, जिसके उभरने से घर मलबे में तब्दील हो गया। गहरे नीले और चांदी के रंग में चमकते हुए तराजू वाले ड्रैगन ने प्राचीन शक्ति की आभा बिखेरी। नीलम की एक तीखी छाया वाली इसकी आंखें बुद्धिमत्ता और भव्यता के साथ आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण कर रही थीं। जैकपॉट, शार ने कहा, उसकी आंखें शानदार नीले तराजू वाले ड्रैगन को देखकर चमक उठीं। अपनी उम्र के बावजूद वह आश्चर्यजनक चपलता के साथ ड्रैगन के ऊपर चढ़ गई और आत्मविश्वास से उसकी पीठ पर बैठ गई।
ड्रैगन के प्रकट होने से साहसी लोगों में हलचल मच गई, जिससे कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। भगवान की कसम, एक ड्रैगन! सभी सावधान रहें, वह चीज़ बहुत बड़ी है। शार्क को शक्तिशाली नीले तराजू वाले ड्रैगन पर सवार देखकर युद्ध के मैदान की गतिशीलता बदल गई, जिससे चल रहे शिकार में चुनौती और विस्मय की एक नई परत जुड़ गई। ड्रैगन को देखकर माइकल अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सका। सिल्वारिस वास्तव में केवल वस्तुओं को चुराने के बारे में मजाक नहीं कर रहा था, है न? उसने टिप्पणी की, गया के साथ छतों पर कुशलता से नेविगेट करते हुए। हम अभी तक उनकी हत्या क्यों नहीं कर रहे हैं? गया ने माइकल के साथ तालमेल रखते हुए पूछा। अभी तक नहीं, माइकल ने जवाब दिया। उसका दिमाग पहले से ही व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किए बिना शार्क को मारने की रणनीति बना रहा था।